अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया बारिफ और मैं आज ये नहीं कहूंगी कि मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे साथ मोहम्मद शुएब मेरे को होस्ट नहीं है। वो है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में और हमने कल भी आपको बताया था, दिखाया था कि किस तरह से वो आपके लिए मज़े मज़े की चीज़ें रिकॉर्ड करके उनको इनकी खूबसूरत सी रिपोर्ट बना के उनकी पैकेजिंग करके आपके लिए यहाँ पर पेश खिदमत करने के लिए कोशा हैं। और सुबह पाकिस्तान की आधी टीम जो है वो इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में अपने उमूर सरंजाम दे रही है, जिसे हम सहाफती उमूर कहते हैं। बहरहाल ये तो उस टीम की बात होगी जो कि वहां पर है, लेकिन जो टीम यहाँ पर है वो भी किसी से पीछे नहीं है। और आज भी आपके लिए बड़ा दिलचस्प किस्म का रनडाउन हमने यहाँ पर बनाया है, जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बतानी है। तो इससे पहले कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें, डेफिनेटली जैसे कि मैं डेली बेसिस पर कहती हूँ कि दुआ हम इस आगाज के साथ, प्रोग्राम का आगाज हम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का जो हमारा दिन है वो इंतहाई पुरमसरत हो, खुशियों भरा हो, जिसकी कोई परेशानी है, मुश्किलात हैं, खुदारा वो आज ख़त्म हो जाए। वो ये जो परेशानी के बादल हैं, जो दुखों के बादल हैं, वो उनकी ज़िंदगियों से छट जाएं। और जैसे कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो जीत का जश्न मना रहे हैं इंडिया के खिलाफ, ऐसे ही आज एक और मैच पाकिस्तान खेलने जा रहा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। एंड वी होप कि पाकिस्तान आज का जो ये मैच है ये भी अपने नाम करने में कामयाबी समेटे, क्योंकि जब वार्म अप मैचेस हो रहे थे तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला था और उस मैच में पाकिस्तान को कामयाबी मिली थी। तो मतलब वो वार्म अप मैच हो या फिर इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान की जीत, अब हमारे बॉयज का जो मोराल है वो बढ़ चुका है। अच्छा जी, मेरी तस्वीर मैं यहां पर कर दूं, साउथ अफ्रीका से मैच हुआ था, प्रोड्यूसर साहब ने अभी बताया है, तो ये मैं यहां पर बताती चलूं कि साउथ अफ्रीका के साथ ये हमारा वार्म अप मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी थी। और आज भी हम अपनी पाकिस्तानी टीम के लिए इंतहाई दुआगो हैं। अच्छा खैर, मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ कि ये सिचुएशन के चलिए, बट एनीवेज हम आगे चलते हैं, प्रोग्राम में आगे चल के बात करते हैं इन मैचेस के हवाले से भी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से, और उन्होंने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की एक अहम मौके पर। और वहाँ पे चूंकि हमने देखा है कि वो हमेशा से माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते आए हैं, और वो पहले ना सिर्फ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं बल्कि दुनिया भर में कोई भी पहला ऐसा वजीर आजम है जिसने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की हो। तो नाज़रीन, अब जो उनका ताज़ा और हालिया बयान है उसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है, और दुनिया ने माहौलियाती तब्दीली को संजीदा ना लिया तो नताइज खतरनाक हो सकते हैं। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से एक बार फिर से तंबीह की गई है। सऊदी अरब में मुनक़दा मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबरा इजलास से खिताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए संजीदा इक़दाम कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि 2030 तक 60% तवानाई काबिल तजदीद ज़राए से हासिल की जाएगी। मतलब ये कि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं वो अब जदीद होंगे, जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तवार होंगे, और इसके लिए हमने देखा है कि पाकिस्तान में बहुत काम भी किया जा रहा है। इको फ्रेंडली माहौल बनाने की भी पाकिस्तान को कोशिश की जा रही है। मजीद उन्होंने अपने सलान में कहा कि मुल्क में कोयले से तवानाई पैदा करने का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया जाएगा, और इसके साथ साथ 10% ममालिक 80% आलमी आलूदगी के जिम्मेदार हैं। उन्होंने यहाँ पर अक़वाम आलम को उनकी जिम्मेदारी भी याद दिलाई है कि अगर हम दुनिया में देखते हैं कि माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो रहा है तो उसमें से जो 80% जो आलूदगी में इजाफा हुआ है, इसके लिए जो दुनिया भर में ममालिक हैं उसका 10% इसका जिम्मेदार है। लिहाजा न सिर्फ उन्होंने उनकी जिम्मेदारी याद दिलाई बल्कि एक मैसेज भी कन्वे किया कि हमें मिलकर इस पर काम करना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि 10 बिलियन यानी कि 10 बिलियन ट्री मंसूबा शुरू करने का मकसद यही था कि माहौलियाती तब्दीली पर काबू पाया जा सके। इससे जुड़ी एक अच्छी खबर मैं आपको ये भी दूंगी कि जहां पर प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था कि हमने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाना है, वहीं याद होगा गुज़िश्ता चंद प्रोग्राम्स में जब हमने जिक्र किया था आपसे कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बिलियन ट्री सुनामी का मंसूबा है, इसने रोजगार के मौके भी पैदा किए हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि तशहीर जब तक हम करते नहीं तब तक हमें पता नहीं होता कि गवर्नमेंट ने काम क्या किए हैं। 85,000, जी हाँ, 85,000 नौकरियां ये पैदा की गई, और ये कोई किसी सरकारी टीवी चैनल की तरफ से रिपोर्ट नहीं किया गया था,
ये हमारा एक प्राइवेट जो न्यूज़पेपर है उसमें वाज़े तौर पर यह खबर बड़े बड़े अल्फाज में लिखी हुई थी, जिसे हाईलाइट किया गया था अमेरिका की तरफ से। एनीवेज, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करते हैं। कौमी एयरलाइन का जिक्र करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, तो भाई वो दिन आ रहे हैं कि जो बाकमाल हमारे लोग हैं, ये लाजवाब सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने के लिए दिन रात कोशा है। और इसी सिलसिले में एक अच्छी खबर भी आई है कि कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसके लिए खरीदा गया जो दूसरा तैयारा है वो इस्लामाबाद पहुंच चुका है। एयरबस A320 तैयारा फ्रांस से बरास्ता मिस्र इस्लामाबाद पहुंचा है। तो ये कुछ विजुअल्स हैं जो कि आप देख रहे हैं और आपको दिखाया भी जा रहा है कि ये गुज़िश्ता शब तैयारा पहुंचा है। कहते हैं कोई भी नई नई चीज़ होती है, बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी साफ सुथरी लगती है। तो आई विश कि एज सुन एज पॉसिबल मैं भी इसमें सफ़र कर सकूं और आप लोगों का भी इरादा होगा कि इसकी टिकट हमें मिलनी चाहिए। मतलब टिकट तो आपको मिल जाएगी, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी परवाज के जरिए अपना फ़ज़ाई सफ़र जो है वो इख्तियार कर रहे हैं। तो नाज़रीन, कौमी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने PIA के फजाई बेड़े में दूसरे तैयारे की शमूलियत पर एयरलाइन कारकुनान को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि नए तैयारों के हुसूल से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सर्विस में मजीद बेहतरी आएगी। तो जो नया तैयारा है वो कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद फजाई बेड़े में शामिल होकर परवाज़ें शुरू करेगा। इस तैयारे की शमूलियत से PIA बेड़े में एयरबस 320 एयरबस 320 तैयारों की मजमूई तादाद 11 हो गई है। मतलब ये कि इस तैयारे की शमूलियत के बाद जो हमारे पास यहाँ पर थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सफ में खड़े हुए, उनमें अब एक और तैयारे का इजाफा हो चुका है और ये हमारे पास अब 11वां तैयारा है। तो है ना अच्छी खबर। और करें आप लोग भी PIA के थ्रू अपना जल्दी से सफर प्लान और देखिए कि 320 की राइड जो है वो किसको मिलती है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। एक इंतहाई अहम मौजू जिस पे ना सिर्फ मुझे कई दफ़ा लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, मतलब कभी मैं रेस्टोरेंट में हूँ और कभी इत्तेफाक से बात हो जाती है और लोग आपको पहचान लेते हैं कि आप चूंकि मीडिया से हैं, आप जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं। क्योंकि एक होती है हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री, एक होती है हमारी ये मीडिया जर्नलिज्म सहाफ़ती सफ़। चूँकि हम लोग जो हैं वो आ जाते हैं इंटरटेनमेंट एंड इंफरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अक्सर लोग अपना एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया करते थे। कहा करते थे कि जब आपकी बात हो ना तो आपने कोशिश करनी कि फ़लाँ बंदे तक आप ये हमारा मामला पहुंचा दें कि जो पाकिस्तानी ड्रामाज हैं उनके अंदर अब इस किस्म का मवाद या इस किस्म का कंटेंट दिखाया जाता है जो कि हमारी नई नस्ल की ज़हनी नशोनुमा के लिए, उनकी तरबियत के लिए और माशरे की इस्लाह के हवाले से किसी तौर भी मुनासिब नहीं है। इसी सिलसिले में हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन मंजर-ए-आम पर आता है। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया पैमरा की तरफ से, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने TV चैनल्स को ड्रामों में काबिले एतराज़ मवाद दिखाने से रोक दिया है। पैमरा की जानिब से जारी करदा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वो ड्रामों में लड़का लड़की के गले मिलने, बेडरूम्स के मनाजिर समेत काबिल एतराज़ जो वीडियोज़ हैं, जो अक्सबंदी है, उसे हरगिज़ मत दिखाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक पैमरा को पाकिस्तानी ड्रामों में नशर होने वाले मवाद के खिलाफ कंप्लेंट्स जो हैं वो सेंटर और पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर शिकायत मौसूल होने की जानिब पर ये इक़दाम उठाया गया है। मतलब ये अभी जो मैंने कहा ना कि जिस किस्म का कंटेंट दिखाया जा रहा था हमारे ड्रामों में, उस हवाले से ये बात मंजर आम पर आई है कि कहीं तो मतलब मुझसे ही मेरी अक्सर लोगों की मुलाकात और बातचीत होती थी, लेकिन अब चूंकि हम कहते हैं कि हमारा ये जो माशरा है इसमें दिन ब दिन जो है वो शऊर बेदार हो रहा है। तो जो पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल जिसके हवाले से खान साहब ने बड़ा अहम इक़दाम उठाया था कि अच्छा कौन जाके वहां पर अपनी शिकायत को रजिस्टर करवाएगा, तो देखिए पैमरा ने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पर आने वाली या दर्ज होने वाली शिकायत का अजाला करते हुए, उसको देखते हुए लोगों की सेंस ऑफ ह्यूमर, लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या पसंद करते हैं, उसकी निशानदेही की और वाज़े तौर पर ये अहकामात जारी कर दिए हैं। हो सकता है कि फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिखने वालों को, इन ड्रामा को तख्लीक करने वालों को किसी न किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन अगर कोई चीज़ जो कि हम लोग बना ही ऑडियंस के लिए रहे हैं ना, जब वो ऑडियंस उस चीज़ से खुश नहीं है तो मेरे ख्याल से हमें कुछ रद्दो-बदल करके इन ड्रामास में बेहतरी लाने की गुंजाइश पैदा करनी होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस जीत की जो पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ समेटी।
लेकिन जहां पर हम पाकिस्तान में जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं पर कहते हैं ना तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। पाकिस्तानी तो भाई भाई हैं ही, लेकिन हमारे वो मुसलमान भाई जो कि इंडिया में उस मुल्क में पैदा हुए हैं और वहाँ पर अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके हवाले से बात करते हैं। जिस वक्त भारत को इस शिकस्त का सामना करना पड़ा, हमने कहा था कि एक सन्नाटा छाया हुआ था। ये खामोशी पता नहीं तोड़ना चाह रहा है भारतीय मीडिया या नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी अगर हम हार जाते तो फिर आपको तो पता है कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ हो रहा था। लेकिन फिर भी कल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तानी जो है वो मुहज्जिब कौम है, हम जो है वो अमन का दामन हाथ से जाने नहीं देते। इसी तरह की खबर जिसका हमने कल तो पाकिस्तानी के हवाले से यकीनी तौर पर बड़ा बेहतरीन और बड़े अच्छे तरीके से हमने बातचीत की, लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? भारत की पाकिस्तान के हाथों मिलने वाली इबरतनाक शिकस्त पर भारतीय इंतहा पसंदों ने मुसलमान क्रिकेटर मोहम्मद शामी पर सारा मलबा डाल दिया अपनी इस घटिया परफॉर्मेंस का। सोशल मीडिया नफरत अंगेज मुहिम शुरू कर दी गई। मोहम्मद शामी के खिलाफ ऐसी जबान का आज़ादाना इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इंतहाई शर्मिंदा कर देने वाले जुमले हैं, अल्फाज में। और डेफिनेटली इससे हर इंसान की दिल आज़ारी होगी जिस पर भी इस किस्म के जुमले कसे जाएंगे। भारत को पाकिस्तान के हाथों ये शिकस्त हरगिज तौर पर हजम नहीं हुई है, जो कि हमने देखा है। लेकिन टीम में शामिल मुसलमान खिलाड़ी मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम का आगाज कर दिया गया। अब इंतहा पसंदों ने मोहम्मद शामी को पाकिस्तानी जासूस करार देते हुए उन्हें टीम से निकालने का मुतालबा कर दिया। मतलब ये कि कल तक तो ये इल्जामात सिर्फ कबूतरों पर लगा करते थे कि ये कबूतर वहां से उड़कर यहाँ पर आ गया, ये पाकिस्तानी जासूस है और पाकिस्तानी जो क्या कहते हैं एजेंसियां हैं वो इस किस्म के काम करती हैं। भाई अब तो आपने जीते जागते बंदे पर, मतलब इनके जो कि कितने वक्त से आपके साथ आपकी टीम का हिस्सा है, वार्म अप मैचेस का हिस्सा रहा है, इस प्रैक्टिस का हिस्सा रहा है, जिसने मतलब अपना वक्त अपनी खिदमात टीम के लिए वक्फ की हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी जासूस है। मोहम्मद शामी के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसे जबान का इस्तेमाल भी किया गया है कि जिसको कहते हैं कि सुनते साथ देखते साथ आप कहते हैं कि ये क्या कहा जा रहा है। मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम के बाद बाज़ साबिक भारतीय खिलाड़ी उनकी हिमायत में सामने आए हैं, जो कि बहुत अच्छा इकदाम है। ताहम इरफान पठान ने कहा, जिनकी ट्वीट भी आप देख रहे हैं, कि हम भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते रहे हैं, शिकस्त का सामना तो हमने भी किया है, लेकिन हमें कभी ये नहीं कहा गया कि पाकिस्तान जाओ। उन्होंने कहा कि अब मोहम्मद शामी के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। साबिक भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने मुसलमान क्रिकेटर का दिफा करते हुए कहा है कि मोहम्मद शामी पर ऑनलाइन हमलों ने हैरान कर दिया है। तो ये इस विषय है उन खिलाड़ियों की जो कि मुसलमान हैं और इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर दोस्त जो कि वहाँ पर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और लेकिन कोशिश करें कि ना सिर्फ आप मोहम्मद शामी को सपोर्ट करें, बल्कि जैसे मैंने पहले भी कहा ना कि अगर पाकिस्तानी मुहज्जिब कौम होने को सबूत दे रहे हैं तो आप वो बड़े नाम हैं, आप वो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि अपने माशरे में इस्लाह पैदा करना जानते हैं। तो ये बेड़ा जो है वो आप ही नहीं उठाना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब मुझे इजाजत दे दें, मैं बोल बोलकर थक गई हूँ, मुझे एक घूंट चाय का पी लेने दें। देखिए जरा, जब आपके साथ को होस्ट ना हो तो आपको चाय पीने का मौका भी नहीं मिलता। वो मेरी चाय ठंडी हो गई, ये हॉट टी से आइस टी होगी। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, एक ऐसी बीमारी का जिक्र करते हैं जिसमें दुनिया की 10% आबादी मुब्तला है, और एक ऐसी बीमारी जिसके शिकार बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत कमजोर होते हैं। इस बीमारी की वजह से बच्चों के लिए दुरुस्त तौर पर पढ़ना लिखना मुश्किल हो जाता है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस पे हम कहते हैं कि हमें शायद मालूम नहीं होता कि हमारे जो बच्चे हैं वो शायद तवज्जो नहीं दे रहे हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन पसे पर्दा हकाइक तो कुछ और ही होते हैं। अब ये पसे पर्दा हकाइक है क्या, इनसे हमने पर्दा उठाने की कोशिश की है इस रिपोर्ट में, जरा देखिए आप। डिसलेक्सिया सीखने में दुश्वारी की एक आम बीमारी है जिसमें पढ़ने, लिखने और हिज्जे करने में दुश्वारी होती है, लेकिन सीखने की माजूरी के बरअक्स इसमें जहानत मुतासिर नहीं होती। जो शख्स डिसलेक्सिया की बीमारी में मुब्तला है, इससे कई मसाइल का सामना होता है, जिनमें हुरूफ का आहिस्ता पढ़ना और लिखना, हुरूफ की तरतीब को अल्फाज में उलझा देना, हुरूफ को गलत तरीके से लिखना, जैसे छोटे डी को बी लिखना, नाकिस और मुतजाद इमला, इसके अलावा जबानी बताई गई मालूमात को समझना, जबकि लिखी हुई मालूमात को पढ़ने और समझने में दुश्वारी होना जैसे अलामात शामिल हैं।
अगर आपका बच्चा डिसलेक्सिया का शिकार है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं। इसे स्कूल और घर में इजाफी तालीमी मदद की जरूरत है और इन्हीं मालूमात को हर खासो आम तक पहुंचाने के लिए हर साल माह अक्टूबर में डिसलेक्सिया की आगाही का महीना मनाया जाता है, ताकि एक होकर हम हर शख्स तक ये मालूमात पहुंचा सकें और इस बीमारी से निपट सकें। क्योंकि डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन इसकी इब्तिदाई शनाख्त बच्चे की खुद एतमादी के लिए मौजज़ात का बाइस बन सकती है। इसके अलावा इससे निपटने के लिए डॉक्टर्स बच्चे की खुराक के साथ साथ जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन डी, B12 सप्लीमेंट के तौर पर भी तजवीज़ करते हैं। आपकी खास तवज्जो से डिसलेक्सिया का असर बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और ना सिर्फ ये रिपोर्ट हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनका मुस्तकबिल ताबनाक हो सकता है और ऐसे में पेरेंट्स का इसमें रोल क्या होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को किस तरह से इन बच्चों के साथ ट्रीटमेंट रखना चाहिए, साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं या फिर क्या स्पेशल स्कूल्स ऐसे हों जहाँ पर ये बच्चे जाने चाहेंगे, या फिर वाकई आया कि जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं जो खुद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की बीमारी का शिकार नहीं होते, क्या उनके ही साथ रहने से, मिलजुल कर खेलने से, हंसने बोलने से हमारे जो बच्चे हैं ये प्रॉपरली इनका जहनी तौर पर इलाज मुमकिन है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आयजा यजदानी आबिद साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मैं आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो आपने जिस तरह आज प्रेजेंट किया ना डिसलेक्सिया के बारे में, मुझे अच्छा भी लगा कि जो बड़े कुछ कॉमन मिथ्स हैं या लोगों को जैसे थॉट्स आती है ना, क्योंकि बड़ी अजीब सी चीज लगती है कि बच्चा पढ़ लिख क्यों नहीं रहा। जी जी तो जी, इस पे बात करेंगे, तो लेट्स गो स्टार्ट देन। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, क्योंकि डेफिनेटली बहुत सी माएँ हैं जो इस वक्त हमारा शो देख रही होंगी, क्योंकि अमूमन इस वक्त बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड हजरात जो हैं वो अपने ऑफिस चले जाते हैं, तो शायद वो वाकई ये जो टॉपिक है, जो सेगमेंट है, बड़ा गौर और फिक्र के साथ देखेंगी। सबसे पहले ये बताइए किस उम्र से हम माँ बाप उनका ऐसा कौन सा रवैया देखे जिससे वो जान पहचान सके कि हमारे बच्चा जो है उससे इस किस्म की बीमारी ने आ घेरा है, या अब इस एज में जाके जरा डॉक्टर से बात कर ली जाए कि क्या कोई हमारा बच्चा जो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं हो गया। जरा इसके लिए एज डिफाइन कीजिएगा पहले। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये कहूंगी कि जब आप इसको कहती ना बीमारी, तो ये ऐसे लगता है जैसे अभी हुई फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये हम इंग्लिश में तो खैर डिसऑर्डर कहते हैं। ये बाय बर्थ बस मसला होता है। बच्चे कहीं ना कोई इनकी फैमिली में या फादर को होगा या मदर को होगा, ननियाल ददियाल में किसी ना किसी को होगा। अगर कजन मैरिज वगैरह हुई है, बहुत दफा बार बार एक ही फैमिली में होती जाती है ना शादियां, तो ये डेफिनेटली मसला आता है। तो मैं उसको बीमारी नहीं समझती हूँ, मैं कंडीशन समझती हूँ, कैफियत समझती हूँ जो बच्चों में बाय बर्थ आ जाती है। शुरू में आपको इतना पता नहीं चलता, लेकिन हो सकता है कभी बच्चा लेट बोले या कोई लेट बातों को समझे, या जो देख रहा है या उसको सही उसको कह कुछ रहे हैं वो कुछ और कह रहा है, लेकिन वो कई चीजों में ना बहुत सारी चीजों में बल्कि बिल्कुल ठीक होता है। जब तक उसको पढ़ाई लिखाई का हम नहीं कहेंगे ना, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई मसला ही नहीं है। उसको गेम्स भी याद रह रही हैं, वो अपनी किस्से कहानियां भी सही कर रहा है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। हर लिहाज से वो बच्चा ठीक है। हाँ, कोई फाइन मोटर चीजें होती हैं, जैसे बटन बंद करना मुश्किल हो रहा है, खास तौर पे तस्मे बांधने नहीं आ रहे हैं, सीखे नहीं जा रहे हैं। आप अब आ जाएंगे अर्ली स्कूलिंग में आ जाएंगे ना, तो वहां आपको साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे जो उसको सिखा रहे हैं। अगर कोई साउंड है तो आप ABC से स्टार्ट करते हैं ना, तो उसकी साउंड्स नहीं उसको याद रह रही। जो देख रहा है वो वाला लेटर नहीं लिख रहा है, अपनी तरफ से आपको लिख के लाएगा, देखिए मैंने कितना अच्छा लिखा। तो बच्चा या बच्ची वो उसने कुछ और लिखा होगा, उसकी राइटिंग नहीं पढ़ी जाएगी। इससे कि छोटे छोटे साइंस ना पेरेंट्स को मिलना शुरू जाते हैं। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम सब जो पढ़ते हैं ना, हम लोगों की पढ़ना लिखना बड़ा नेचुरल है। स्कूल में रेगुलर तरीके से ज्वाइन किया, ABC आ गई, लिख लिया, चलो ग्रामर की मिस्टेक्स हो गई और हो गई ना, चीजें भूल जाते हैं वगैरह। डिसलेक्सिया में प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चे अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, इनको कोई भी काम लगा दें, कोई भी कुछ एक्टिविटी कर दें, ड्रेसिंग में बड़ा अपना अच्छा मैनेज कर लेंगे सब कुछ। जब पढ़ने लिखने की बात आएगी, क्योंकि जो लेटर्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं, उर्दू कर लें या इंग्लिश कर लें, उनके साथ साउंड रिलेट करना नहीं हो रहा।
उसके बाद फिर लिखने में आ जाता है। इंटरप्ट यू हियर, मैं यहीं से जरा एक पॉइंट जरा हाईलाइट कीजिएगा कि ये जो बीमारी है ये सिर्फ हम कह सकते हैं ये जो कैफियत है ये आपकी पढ़ाई लिखाई तक ही इसका दायरा कार है, आपकी जिंदगी के बाकी अमूर ये कसर नहीं करते। इस पे हम लोगों को अक्सर सुनने को मिलता है बच्चों के हवाले से, दुनिया भर के से सारे काम करवा लो, खेल कर भी आ जाएगा, ये भी कर लेगा, जब पढ़ने बैठते हैं तो इसको पढ़ा नहीं जाता, तभी शायद हमें इस किस्म के मतलब यानी कि जुमले कसे जाते हैं इन बच्चों पर, या मोहल्लों में ये ट्यूशन सेंटर्स में इस किस्म की बातें होती हैं। तो फिर ट्रीटमेंट किस तरह से इन बच्चों को ट्रीट किया जाए? देखिए, अच्छा यहाँ से आप देखें, जब बच्चों को इतना नेगेटिवली किया जाता है ना, हर चीज पे टोका जाएगा, और एक तो यहाँ से बच्चे पे सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो पढ़ना लिखने का जो ना करने के बहाने ढूंढना शुरू हो जाते हैं। तो ये 7, 8, 9 साल तक तो जो बच्चे होते हैं ना, वो डांट डपट में उनको बैठते हैं, कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद वो जान छुड़ाना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो दूसरी ज्यादा एक्टिविटीज में आते हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि मसला पढ़ाई का है या कुछ और है। तो हम वहां पे आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट करानी जरूरी होती है, क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट आईक्यू टेस्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं, वहां से हमें पता चलता है कि वाकई में डिसलेक्सिया है। लेकिन सिर्फ डिसलेक्सिया नहीं होता है, आईक्यू के और मसले भी होते हैं, उनको डिफरेंशिएट करना बड़ा बारीकी का काम है। अच्छा, फिर होता क्या है कि जब एक दफा आइडेंटिफिकेशन होती है, तो जो रवायती तरीके से पढ़ाया जाता है ना, वो नहीं हम इनको पढ़ा सकते उस तरह। मैं हमेशा जो बच्चे मेरे पास आते हैं, मैं कहती हूँ कि हमें नहीं पता कि आपको कैसे पढ़ाना है, तो चलो हम काम करते हैं, हम देखते हैं आप कैसे सीखते हो। तो उनके लिए इंडिविजुअल प्लान बनाना होता है, या फिर रेमेडियल थेरेपिस्ट बनाते हैं, 1-on-1 देख के बच्चा कैसे सुनता है, कैसे समझता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है। कई दफा बच्चों की ना लिखाई बहुत खराब होती है, वो उसके साथ होती है। कई दफा उनकी मैथ्स, वो डिस्ग्राफिया हो जाता है। कई दफा उनकी जो मैथ्स है ना, उनसे मैथ्स नहीं होती, टेबल्स भूल जाएंगे, जगह भूल जाएंगे, सीक्वेंसेस भूल जाते हैं, तो वो डिसकैलकुलिया होता है। तो ये चीजों को हमको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर 1-on-1 काम करना पड़ता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खैर एक ऐसी कैफियत का जिक्र आप कर रही हैं कि जब हम कहते हैं ना बच्चे टेबल्स भूल जाते हैं, मैथमेटिक्स इतना से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और अल्फाबेट्स उनके मैच नहीं कर रहे होते हैं। अब इस तरह तो क्लास में बहुत सारे बच्चे, जैसे हम यूं कह सकते हैं कि अगर एक क्लास में बच्चों की तादाद 30 है ना, तो हमारे 10 या 8 बच्चे तो ऐसे निकल ही आएंगे। लेकिन उनमें से भी ये सोचना, ये निकालना कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो वाकई इस बीमारी में मुब्तला है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो जरा ये बताइएगा कि जो आमतौर पर वालिदैन हैं या असातिज़ा हैं, इस बीमारी से रिलेटेड चूंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, किस तरह से आप उन्हें गाइड करेंगी कि वो देंगी उन्हें इस हवाले से? दूसरा ये आपने कहा कि साइकोलॉजी टेस्ट होना चाहिए। हमारे माशरे में आज भी साइकोलॉजिकल इश्यूज को इंतहाई मायूब समझा जाता है और कहा जाता है कि तो नफ्सियाती मरीज है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कीजिएगा। देखिए, बदलना तो है। अगर हमने अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, अपने माशरे को आगे लेके चलना है, तो हमें अपने में बदलाव तो लाना है। अभी कोविड में बहुत लोगों में अवेयरनेस आई है साइकोलॉजिकल हेल्प की। हमने अभी रिसेंटली बिल भी पार्लियामेंट में पास हुआ है डिसलेक्सिया का। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें टीचर ट्रेनिंग पे जाना है। देखिए, बच्चे, अगर आपने जैसे कहा ना, 15 से 20% बच्चे होते हैं, इनके 100 लोगों में 15 से 20 लोग होंगे जिनको डिसलेक्सिया है। 90% ऑफ द टाइम वो डायग्नोज ही नहीं हो रहा है। तो हमारे पास कई, देखिए, जो बच्चे आते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उसके बाद फादर जरूर कहते हैं, हाँ मैं भी बचपन में ऐसा होता था, अब फिर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैंने कोई कारोबार कर लिया। लिहाजा आपको ये एक नेशनल लेवल पे, हमको जो आपकी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां पे आपको उनको सिखाना है इसके बारे में, साइकोलॉजी के बारे में ना सिर्फ पढ़ाना है, मगर साइकोलॉजिकल अप्रोच देखना, और इसमें रेमेडियल टेक्निक्स आपने अगर टीचर्स को, स्पेशली मॉन्टेसरी टीचर्स को देना शुरू करते हैं कि इसमें कैसे डिफरेंट तरीकों से पढ़ाना है। हमारा ना एक बड़ा पर्टिकुलर तरीका है पढ़ाने का, इसी तरह रट लो, इसी तरह रिप्रोड्यूस कर लो। लेकिन जब आप मल्टी मोडल लर्निंग में जाते हैं, मल्टी सेंसोरियल लर्निंग में जाते हैं, यानी कि डिफरेंट तरीकों से सिखाएंगे, लेटर्स की शेप्स दिखाएंगे, उसकी बच्चों को उसकी सेंसेस से देखेंगे, आंख से, टैक्टाइल से, सुनने से, तो बच्चों की लर्निंग इनहेंस होती है। तो काफी दफा हम ये मसलों से निकल भी सकते हैं। बट अगेन, लाइक आई सेड, टीचर ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये यहाँ पे मैंने अब जहन में इस कदर सवालात आ रहे हैं कि मैं चाहती
कि हमारी माओं की, हमारी बहनों की रहनुमाई हो सके, वालिद हजरात की। ये बताइएगा कि ये जो बीमारी है, आपने कहा कि अगर बच्चा पढ़ाई में फिर नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो फिर आप इसे किसी और तरफ उसके अटेंशंस को लेकर चले जाएं। एक तो ये क्या इस बीमारी का इलाज मुमकिन है तो कितने अरसे तक हम कोशिश कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम उसे किसी ऐसी एक्टिविटी में, किसी ऐसे हुनर की तरफ ले जाएं कि इन फ्यूचर वो उसे ना सिर्फ अपना जरिया मुआश बना सके बल्कि किसी न किसी और सरगर्मी में वो आगे बढ़ सके। जरा इसे भी बताइएगा। हाँ, ये देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि ये समझना कि बच्चे जो है ना, इनकी इंटेलिजेंस नॉर्मल है, ये पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा ना, ट्रेडिशनल तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो गिव अप नहीं करना। मेन चीज ये है कि इन बच्चों को आपने इनको प्रेशर में नहीं लाना, इनको वो नहीं महसूस होने देना कि इनमें कोई कमी है। तो ये खुद अगर आप इनको हेल्प ले सकते हैं और अगर बड़े केयरफुली इनको कोई रेमेडियल थेरेपिस्ट के साथ ले जाके मेहनत के साथ कर सकते हैं, ये कैफियत तो सारी जिंदगी रहती है, ये स्ट्रगल रहती है सारी जिंदगी, ठीक है। और स्ट्रगल के साथ साथ डिप्रेशन भी आता है, एंजाइटी पहले आती है, लो सेल्फ एस्टीम, यानी कि अपने बारे में सोचना मैं किसी काबिल नहीं हूँ, वो चीजें आती है। अगर तो आप इनको एकेडमिक हेल्प अच्छा दे सकते हैं, सपोर्ट, तो जरूर दीजिए, वरना फिर अगर नहीं होता तो फिर हम इनको जाते हैं ना कि कोई स्किल लर्निंग की तरफ ले जाएं। जैसे अगर एक खास तबका है जो कि नहीं रेमेडियल थेरेपी अफोर्ड कर सकता, क्योंकि इतना है नहीं यहाँ पे, रेगुलर स्कूल्स में नहीं है, तो मैं तो ये कहूंगी कि गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और जो इंसान की है ना, साइकोलॉजिकल इंटेग्रिटी हम कहते हैं ना, कि उसकी यूनिकनेस को खत्म नहीं करना चाहिए, उसको पेनल्टी नहीं देनी चाहिए कि चूंकि तुम हमारी तरह नहीं सीख सकते तो तुम ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आइज़ा यज़दानी साहिबा। और आपके आखिरी जुमले से ही मैं पर कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगी कि गिव अप नहीं करना है, कोशिश आपने करते रहनी है। लेकिन पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे की हर छोटी बड़ी चीज़ को देख के, उनके आदात व खसाइल को देख कर वो जान जाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर सही तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वाकई आपने उसे पढ़ाई से हटाकर किसी काम की तरफ, किसी एक्टिविटी की तरफ या किसी हुनर की तरफ भेजना है तो यकीन जानिए उसे भेजिए, लेकिन इस बेहिसी के साथ नहीं कि तुम तो कुछ कर नहीं सकते, बेहतर है तुम्हें किसी रेडी पे बिठा दिया जाए। मतलब जुमले नहीं कसने, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स मुतासिर होगी। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इज्जत नफ्स हम उस वक्त जाके सेल्फ रिस्पेक्ट को काउंट करते हैं जब हम बहुत बड़े हो जाते हैं, डिग्री ले ली, किसी नौकरी को कर लिया, फिर किसी ने कोई एक जुमला कस दिया तो हम कहते हैं कि अब आके सेल्फ रिस्पेक्ट पे इसने मेरे ईगो को, इसने मेरी हर्ट किया। तो छोटा बच्चा है ना, उसकी भी ईगो होती है, उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसकी भी इज्जत नफ्स होती है। तो कोशिश करें कि आपके जुमलों से उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, उसकी इज्जत नफ्स मुतासिर ना हो। फिर क्या होता है, घर के 4 बंदे हैं जिनमें से एक बच्चे ऐसे 3 बंदे बैठे हैं घर के डाइनिंग एरिया में या ड्राइंग रूम में या लिविंग एरिया में, वो बच्चा घर के किसी दूसरे कोने में आपको मिलेगा। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना है। ये कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा 2, 3, 4 साल की मेहनत के बाद भी आपकी कोशिशों के बाद, उसकी कोशिशों के बाद नहीं आगे बढ़ पा रहा, बहुत सारे हुनरमंद इदारे हैं हमारे पास और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, हाथ के हुनर हैं, बच्चों को वहाँ पे लेके जाइए, बच्चों को वो सिखाइए, आने वाले दिनों में वो एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं। और कहा ना कि ये उनकी सिर्फ तालीमी मामलात पे मुतासिर होती है ये तमाम सी बातें, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। हुनर पर ये चीज़, ये बीमारी मुतासिर नहीं होती। मुझे बड़े छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। और आपसे शेयर करना है हमने कि पाकिस्तान के चूंकि मुख्तलिफ शहरों में डेंगू बतदरीज उसके मरीजों में इजाफा होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा।
जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको हिंट दिया था कि जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे डेंगू के हवाले से। प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे जरिया ब्रेक से वापस आ गए, अब हम डेंगू खेलेंगे, लेकिन हम नहीं, ये मच्छर और वायरस मिलकर खेल रहे हैं कि कोरोना है या डेंगू है। एनीवेज, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के वार बतदरीज तेजी से जारी हैं और पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में डेंगू वार्ड्स कायम भी कर दिए गए हैं। जहां हमने ये देखा कि डेंगू से मुतासरा मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहीं पर DHO इस्लामाबाद के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 2000 से ज्यादा अफराद डेंगू बुखार का शिकार हैं। डॉक्टर ज़ईम ज़िया बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में कायम डेंगू वार्ड्स में ज़ेर इलाज हैं और महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे भर में तकरीबन 7,500 से ज्यादा डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मतलब आप देखिए कि ये पंजाब का फिगर है जो मैं आपको बता रही हूँ, 7,500 मरीज जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि हुकूमती इक़दामात की वजह से डेंगू बुखार के बायस जो अमवात हैं उसमें वाज़े कमी देखने में आई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर किसी को इस आफत से, इस बीमारी से महफूज रखे। लेकिन डेंगू बुखार क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अभी कोरोना वायरस का खतरा सर से टला नहीं कि ये मच्छर जो है इसने जिंदगी आसाब कर रखी है। एक बार फिर से डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी जी, थैंक यू वेरी मच। सर, इस्लामाबाद का मौसम तब्दील हो रहा है और ऊपर से हम देख रहे हैं कि ये डेंगू के वार, वैसे तो डेंगू का ताल्लुक नहीं है मौसम से, लेकिन यहाँ पे कहना इसलिए ज़रूरी हो गया कि इसी दौरान बुखार भी होता है जब मौसम चेंज होता है, कभी भी होती है। फिर हम ये देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन हो, नमूनिया के आजकल बड़े जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। ऐसे में हमें कैसे पता चलेगा हमें डेंगू हो गया? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये खुशी की बात है कि मौसम तब्दील हो रहा है, हम जाड़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही सर्दी आएगी तो डेंगू ने खुद ब खुद ख़त्म हो जाना है। ये खुशी की बात है, क्योंकि डेंगू बुखार के बारे में हमें समझना चाहिए एक्चुअली कि इसकी रीज़न क्या होती है। क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस के बारे में बातें करते रहे हैं कि जी दूर रहें, ये करें, वो करें, छींक आएगी तो ये चला जाएगा, लेकिन ये डेंगू वायरस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसकी सूरत हाल ये है कि ये ऐसी एक वायरल इन्फेक्शन है जिन्हें हम वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। होता यह है कि एक ख़ास किस्म का मच्छर है, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का वायरस है। ये आम जो मलेरिया फैलाने वाला मच्छर है ये उससे नहीं फैलता। एक और मच्छर है जिसे एडीज इजिप्टाई कहते हैं, ये उसको मुंह में ये अपनी परवरिश करता है। होता यह है कि जब किसी इंसान को डेंगू बुखार होता है तो ये मच्छर जैसे ही उससे काटेगा, इसके मुंह में वो मच्छर आ जाएगा और उसके मुंह में ही इसकी जो है ना नशोनुमा होती है। फिर जब ये हो जाता है कि काफ़ी सारे वो उसके पास मच्छर जो है ना वो अपना वायरस बन गए, तो इसने जैसे ही जाके इट्स एग्जैक्टली लाइक ए गन जो है ना, जाके जैसे एक सेहतमंद इंसान को काटेगा तो उससे ये डेंगू वायरस की ट्रांसमिशन हो जाती है। तो इसके बारे में हमें बहुत सारे यानी आई थिंक प्रिवेंटिव मेयर, जैसे हम कोरोना से बातें कर रहे थे तो इसकी प्रिवेंटिव मेयर्स टोटली डिफरेंट हैं। गवर्नमेंट भी उस पर एफर्ट कर रही है और ऑफ कोर्स ये जितने भी चैनल हैं या मीडिया भी इसमें पब्लिक को आगाही दी जा रही है कि हम किस तरीके से इससे अच्छे तरीके से बच सकते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हमने कहा ना कि ये वो वायरस है, ये वो मच्छर है जो कि घर में खड़े हुए साफ पानी में भी पैदा हो जाता है और हम इस बारे में अपने व्यूअर्स को मुसलसल आगाही फ्राहम करते हैं। इससे पहले भी जब डेंगू के वार बहुत ज़्यादा थे और जिस तरह से आज कोरोना से अमवात होती है, वक्त था डेंगू से अमवात हुआ करती थी। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, आप वहाँ पर क्या गाइड करेंगे लोगों को कि अगर आपको इस किस्म के अलामात हैं, इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो जाएँ, रिपोर्ट करें और अपना डेंगू जो टेस्ट है वो लाजमी करवाएँ? जी देखिए, डेंगू बुखार की स्पेसिफिक अलामात हैं जिनमें बुखार का होना और आँखों के ये जो बैक साइड है ना, इस जगह पे दर्द होना, जोड़ों का दर्द होना, और इसके साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं इसको हेमोरेजिक वायरस भी कहते हैं। इसकी कोशिश होती है कि हमारे एक जिस्म में खुलिये होते हैं प्लेटलेट्स, जिनका काम है कि खून को रिसने नहीं देना। ये उन प्लेटलेट्स को कम कर देता है। लेट्स से कि अगर आपको बुखार भी है और साथ नाक से खून बहना शुरू हो गया है, मसूड़ों से खून बहना शुरू हो गया है, यानी एनी टाइप ऑफ ब्लीडिंग सिम्टम्स इन एनी बॉडी फ्लूइड्स जो है ना, तो देन यू आर सफरिंग विद डेंगू। आपको अच्छा बात जो परेशानी वाली है कि डेंगू का कोई इलाज नहीं है इस वायरस का, इसकी वैक्सीन भी बनी है तो वो इतनी इफेक्टिव नहीं है, वो इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती। तो डॉक्टर्स मोस्टली जो है ना जो इसकी सिम्टम्स को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए माई सेल्फ बीइंग ए वायरोलॉजिस्ट, अगर आपको बुखार की अलामात हैं
तो अच्छा खाना खाएं, अच्छे जूसेस पिएं, ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकें। लेकिन अगर तो सिचुएशन डॉक्टर साहब आपसे इस तरह मैं यहीं पे जानना चाहूंगी, एक तो ये कि आपने कहा ना कि अच्छी खुराक का इस्तेमाल करें, अच्छी जूसेस का इस्तेमाल करें। अक्सर जब वालदा आती हैं अपने बच्चों को लेकर, नहीं डॉक्टर साहब ये बताएं खाने में खिचड़ी देनी है, इसे क्या ये देना है या वो देना है, तो वो अफराद जिन्हें चलें ठीक है, जिन्हें अभी मालूम ही नहीं है कि उन्हें डेंगू हो गया, वो उसको सिर्फ बुखार की तरह ही ले रहे हैं, अगर इस मौसम में, चूंकि मौसम भी चेंज हो रहा है और अगर आपको बुखार की अलामात महसूस हो रही हैं, जरा यही बताते हैं कि घर में मौजूद किस किस्म का खाना है जो इस किस्म के मरीजों को दिया जा सकता है? देखिए बात यह है कि इसमें बॉडी फ्लूइड्स जो है ना, वो जैसे ये अच्छी बात है कि खिचड़ी की बजाय अगर दलिया दे दिया जाए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स मेंटेन करने हैं बच्चे को। क्योंकि बच्चों का एक इशू ये भी होता है, माशाल्लाह आपका मैं प्रोग्राम अभी पहले देख रहा था, आप डिसलेक्सिया के बारे में बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। तो एक चीज़ मैं स्पेसिफिकली, माएँ जो है ना वो बाज़ार से लेके आती हैं वो जो डेंगू रिपेलेंट, और छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा लगा देती हैं। खुदा के वास्ते उससे एतराज़ करें। अगर बच्चा 3 साल से छोटा है, बड़े हैं, आप लगा के चले जाएं, डजंट मैटर। और इसके साथ साथ एक, जैसे आपने फरमाया कि ये बेसिकली साफ पानी में होता है, तो ये इसकी ये जो मादा मच्छर होती है, बेसिकली मेल जो है ना मॉस्किटो, वो डेंगू नहीं फैलाता, फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। और उसकी कोशिश होती है, आपको पता है कि फीमेल अच्छे रंग को पसंद करते हैं। ये बदकिस्मत मच्छर भी जो है ना, अगर आपने रंगदार कपड़े पहने हुए हैं तो यू आर ए विक्टिम ऑफ दिस मॉस्किटो। तो इसलिए आप शादी ब्याह में जो है ना, जस्ट मेक श्योर कि आप जो है ना अपने कपड़े जो है ना लाइट कलर के पहने, क्योंकि अगर रंगदार कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और डेंगू फैलाने वाली मादा मच्छर घूम रही है, सो शी वुड लव टू कम। ये तो ज्यादती कर रहे हैं आप उन खवातीन के साथ जो कि जिन्होंने अच्छे खासे कपड़े सिलवा के रखे हों और उनका प्लान हो कि हमने जाना शादी में, आज ये पहना, आप कह रहे हैं कि आपको तो मच्छर खा लेगा। जी थोड़े दिन इंतजार कर लें, अच्छे दिन आ रही हैं इंशाल्लाह। सर्दी आ गई है तो ये डेंगू खुदा हाफिज हो जाएगा इसका। अच्छा डॉक्टर साहब एक और बात बताइए, हम लोग अमूमन हमारे पास ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जिसमें कहते हैं आप कॉइल लगाएं घर में तो मच्छर खत्म हो जाएगा, आप ये स्प्रे का इस्तेमाल करें तो मच्छर खत्म हो जाएगा। आई एम द विटनेस, मैंने घर में कॉइल भी लगाया हुआ है, वो जो लिक्विड स्विचेस होते हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, ये मच्छर खत्म नहीं होता। या तो हमारी इस किस्म की जो स्प्रेज और कॉइल्स वगैरह हैं ये नाकारा है, या हमारा आज का जो डेंगू मच्छर है वो बड़ा क्या कहते हैं बहुत ही कोई ढीठ है। दूसरा ये कि बताएं कि अगर इससे नहीं जा रहे तो क्या हम वो जो फ्यूमिगेशन स्प्रेज होते हैं जो आप डेंगू मतलब यानी कि काउंटर पर कॉल करके सर्विस लाइन के थ्रू आप मंगवाते हैं, या इस किस्म के इक़दाम कर लिए जाएँ? देखिए जी, मैं इस चीज़ से नहीं रोकूंगा कि आप स्प्रे ना कराएं, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी, क्योंकि इस मादा मच्छर ने साफ पानी में अपने आप को बढ़ाना है, इसका लार्वा उधर ही होता है। जैसे आप बात भी कर रही थी इससे पहले हुनरमंदी के बारे में, मैं नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को हेड कर रहा हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन एरिया है। जैसे ही बारिश होती है मैं नेक्स्ट डे उसकी ग्रास को कटवाता हूं, ताकि पानी जो है ना कम से कम पत्तों के ऊपर भी कुछ दिन ना रह सके, क्योंकि ये डेंगू फैलाने वाली जो मादा मच्छर है उधर अपनी जगह ले सकती है और अपने आप को बढ़ा सकती है। द बेस्ट एफर्ट इज़ कि इसकी जो जिसे स्काउटिंग एटीट्यूड भी होता है कि आप जहाँ जहाँ भी, आपने देखा होगा कि लोग जो है ना परिंदों के लिए पानी बाहर रख देते हैं, जी अच्छी बात है, लेकिन इन दिनों में खुदा के वास्ते ख्याल रखें कि आप साफ पानी कहीं भी ना रखें, अदरवाइज पानी रखेंगे तो आप डेंगू वायरस को आप एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे वो मादा मच्छर उसने फैलना है, और उसके साथ जो है ना अगर आपके एरिया में कोई भी आदमी इन्फेक्टेड है तो वो उसको काट के बाकी सब सेहतमंद लोगों में इस वायरस को लेके चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं आखिरी सवाल की तरफ आने से पहले जरा एक और चीज़ जरा वाज़ेह कर दूँ हमारे नाज़रीन पर। जब हम कहते हैं ना कि साफ़ पानी कहाँ पर खड़ा होगा, अगर आप खातून हैं या आपके घर मेड हैं जो कि इस किस्म का काम करते हैं और बर्तन धो के फ्री हुई हैं, तो आपने ये हरगिज़ वो जो सिंक वाला आप वहाँ पे आप जहाँ पे आपने बर्तन रख दिए होते हैं उस पानी को ड्राई करें, उसको वहीं पे पड़े मत रहने दें। उससे एक तो 2 चीज़ों का नुकसान होता है, एक तो होता है कि आपका बर्तन ख़राब होता है, उसके ऊपर पानी के निशानात पड़ जाते हैं, ठीक है, जिससे आपका बर्तन भी मुतासिर होगा। दूसरा ये कि वहाँ पर आप वेलकम कर रहे हैं डेंगू को, कि डेंगू जो है वो यहाँ पे फले फूले। दूसरा ये माली हजरात जो कि पौधों को पानी लगा रहे होते हैं और वो भी इस बात का बाजू का ख्याल नहीं रखते कि अच्छा पौधों को पानी लग गया, अब वो गार्डन से इतना सारा पानी जो है वो खड़ा हुआ है, वो भी साफ पानी है, तो वो भी जो कि कहते हैं वहाँ पे डेंगू की अफजाइश का सबब बन सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारे नॉलेज में होते हुए भी हम लोगों की आंखों से कहते हैं आंख ओझल पहाड़ ओझल, तो आंख ओझल के सिलसिले में कि डेंगू ओझल हो जाएगा, इस पर आपने ज़रा केयर करनी है। आखिरी सवाल लेकर आऊँगी मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ, और ज़रा उस पर मुझे आपने यहाँ पर इस तरह से गाइड करना है कि जब हम लोग बुखार की अलामात का जिक्र करते हैं,
डेंगू का बुखार की किस हद तक टेम्परेचर से ताल्लुक है? मतलब ये ज़रूरी है कि आपको 102 बुखार है, 103 बुखार है या 101 बुखार है तो ही डेंगू हुआ है, या डेंगू में मतलब डेंगू हो रहा है उसके बाद जाके आपका बुखार तेज़ी इख्तियार कर चुका है? ये आखिरी क्वेश्चन है। और जी बहुत मेहरबानी, लेकिन मैं एक कमेंट आपकी, जो आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये घर में जो आप पौधों को पानी देते हैं ना, औरतें भी देती हैं, माली भी देते हैं, सारे का सारा, दैट इज़ द ग्रेट सजेशन कि उसमें पानी आप ऊपर खड़ा ना रहने दें। बाकी आपका जो क्वेश्चन है कि कब पता चलेगा डेंगू बुखार है, तो इसमें ये वायरस है, वायरस ने आपको मादा मच्छर ने काटा, वायरस ने जाके अंदर, इट टेक सम टाइम, 3 to 4 days और सम पीपल से इट्स 4 to 5 days। उसके बाद इसके जो है ना बुखार शुरू हो जाता है। अब ये है कि इसका कि वेदर ए पर्सन इज सफरिंग विद डेंगू फीवर और सम अदर फीवर, उसके लिए तो टेस्ट कराना लाजिम है, उसके लिए पीसीआर टेस्ट भी हैं और एंटीबॉडी टेस्टिंग भी है। लेकिन इसकी अलामात बड़ी क्लियर हैं, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि जोड़ों का दर्द है, ब्लीडिंग अगर शुरू हो गई है, सो देन यू कैन योरसेल्फ इमेजिन कि अगर आपको बुखार भी है और ब्लीडिंग भी शुरू हो गई है तो डेंगू फीवर है डेफिनेटली। क्योंकि ये डेंगू का काम ही यही है कि हमारे जिस्म में वो खुलिए जो कि खून को जमाते हैं, जिनको प्लेटलेट्स कहते हैं, और अक्सर डॉक्टर भी कह रहे होते हैं कि प्लेटलेट्स की कमी वाकई हो गई है, प्लेटलेट्स की कमी वाकई हो गई है। क्योंकि इस वायरस का काम ही यही है कि इंसानी जिस्म में इन्फेक्शन करके प्लेटलेट्स को कम करना है, ताकि उससे जो है ना ये ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो जाए और ये प्रॉब्लम जो है ना ये शुरू हो जाए। तो इसलिए आई थिंक कि इफ़ समवन इज़ हैविंग एनी ब्लीडिंग सिम्टम्स, तो अच्छी बात होगी कि आप डॉक्टर से रजू करें। और आप डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब से भी रुजू कर सकते हैं। यहीं you, पे मैं ये सेगमेंट तमाम करूंगी और बगैर कोई तमहीद बांधे डॉक्टर साहब ने इतनी खूबसूरती के साथ इसे एक्सप्लेन किया है। एक पॉइंट हम जहां जहां पर बात कर सकते थे कि हम आपको गाइड कर सके कि किस तरह से डेंगू लार्वा जो है उसकी अफजाइश कहां कहां पर घर के एरियाज में हो सकती है, इस पर काबू कैसे पा सकते हैं, खुराक का इस्तेमाल कैसे करना है, मतलब वो तमाम चीज़ें जो आपको एक डॉक्टर के पास जाने के इस बीमारी की बात पता चलती हैं। हमने डॉक्टर बुलाया आपकी खिदमत में और डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ बताया बल्कि आखिर में भी यही कहा कि अगर आपको लगे कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी तो जाके किसी भी अच्छे करीबी डॉक्टर से रुजू करें। और डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार साहब से तो वैसे भी हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते रहते हैं। जब 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 आपकी तरफ से कोई क्यूरी होगी हम इन्हें बुलाएंगे और ज़रूर आपको उस पर गाइड करेंगे। मुझे बढ़ना एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ और एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। जब ब्रेक से वापस आएंगे कुछ मजीद मेहमान, कुछ मजीद अच्छी खबरें होंगी इस प्रोग्राम का हिस्सा, तो जुड़िए रहिए सुबह पाकिस्तान के साथ। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और मेरे चेहरे पर आप स्माइल देख रहे हैं। स्माइल इसलिए है कि मैं खुद भी सोचा करती थी कि आज शादी के बाद मैंने अपने आप को बड़ा मेंटेन करके रखना है, चाहे मेरे बच्चे क्यों ना हो जाए, लेकिन खुद को इस तरह से रखना है कि अच्छा आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, उनकी नानी दादी बन गए, तब भी आपको कहें कि हाँ इतना फिट रखा हुआ कैसे। तो स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे ही बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद हैं जो कि काम तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े कर रही हैं, और अगर हम उनके हवाले से बात करें तो वो नानी भी हैं। और इतनी यंग नानी अगर हमें देखने को मिल जाए तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे अच्छा हमें तो इनसे फिर ब्यूटी टिप्स लेनी चाहिए बजाय इसके कि हम उनसे करियर काउंसलिंग पर बात करें। तो आज हमने स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पिराना एडवर्टाइजिंग एजेंसी की चेयरपर्सन सबीहा जाफरी साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि जिस टॉपिक के लिए हमने आपको बुलाया उस पर बात करें या इस पर बात करें कि आपने खुद को कितना बेहतर तरीके से मेंटेन कर रखा है। देखें, बेहतर तरीके से मेंटेन करना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अच्छी ग़िज़ा लें और हेल्दी फूड लें। ये जो आजकल के जंक फूड हैं बच्चे खाते हैं, उसमें आपको पता है कि इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ उनके अंदर चली जाती हैं कि वो फिर मोटे हो जाते हैं। मेरा ये है कि मैं ख़ुद को फिट रखने के लिए खाना अच्छा खाती हूँ, कम खाती हूँ, ओवर ईटिंग नहीं करती और जिम जाती हूँ। जबरदस्त। मतलब इस एज में भी आप जी जिम जी को बिल्कुल। कंटिन्यू रख रही अब आपने मेरी एज को कहा है ना। नहीं, ये इंस्पिरेशन है उन खवातीन के लिए जो अमूमन एक बच्चा पैदा होने के बाद खुद को छोड़ देती हैं कि नहीं अब कहाँ जाना। मैं तो अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं जब अपने बच्चों के साथ
मेरे बच्चों ने बाहर पढ़ा है तो उनके साथ मैं क्लब वगैरह जाती अरे थी, अब जबरदस्त। समझते थे कि भाई ये फ्रेंड्स जा रहे हैं, किसी बुड्ढी के साथ दोस्ती की हुई है मेरे बेटे ने। नहीं, मुझे बहुत शौक है, मैं अपने आप को फिट रखना चाहती हूँ। कितने कि दिल जवान होना बिल्कुल, चाहिए। दिल अगर आप- जवान, एज इज अ नंबर। it doesn't matter। अच्छा, तो आज आपको सभी साइबर प्रोग्राम में हमने इसलिए दावत दी ताकि हम बच्चियों की करियर काउंसलिंग के हवाले से बात जी, करें, जी, क्योंकि आप बिल्कुल। खुद एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी की चेयरपर्सन है। जब ये होना है कि एक चेयरपर्सन खातून और एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आजकल हमारे सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, बिल्कुल, साथ साथ बिल्कुल। प्रिंट मीडिया पर भी। हम जो दिखाते हैं ना, उसी से ही हमारी जो नई नस्ल है वो परवान चढ़ती है, उसकी नशोनुमा, जहनी नशोनुमा उसी तरीके से होती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस करियर का इंतखाब क्यों किया? देखिए, मुझे शौक था। दूसरे ये कि फैमिली में मेरे भाई थे, वो एडवर्टाइजिंग में थे। फिर दूसरे, ज़ाहिर है कि जब आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी होती है, वो शायद अंदर से चीख रही होती है कि आप कुछ करें। हाँ। तो मेरे अंदर ये चीज़ थी। मैंने स्टार्ट तो अपने करियर का टीचिंग से किया। जहाँ मेरे बच्चे पढ़ते थे वहाँ स्कूल में मैं एक डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, अच्छा। जो गार्बेज की रिसाइकलिंग है। तो ओके। उसमें क्रिएटिविटी आती थी कि आप अगर गार्बेज से कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो Produce कर सकते क्रिएटिविटी हैं, प्रोड्यूस हाँ। कर रहे हैं। तो वो चीज़ जो है ना, वो मेरे अंदर शायद थी। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में इंटर्नशिप करने की। वहाँ मैंने इंटर्नशिप की, जॉब ऑफ़र हुई, मैंने ज्वाइन किया। आज माशाल्लाह से अपनी मेहनत से और उसको समझ के करने से, हालांकि जब मैंने किया था तो मैंने कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 24 साल तो हो गए हैं इस माशाल्लाह, इंडस्ट्री में जी। 24 साल। उसके बाद अभी ये पेंडेमिक में मैंने अपनी एक ये डिजिटल कंपनी भी शुरू कर दी, जिसमें कि आपको पता है लोग घर से काम कर रहे थे, तो डिजिटल का दौर है और आजकल के बच्चों के हाथों में आपको सिर्फ टैबलेट, टैबलेट नजर आते लैपटॉप हैं। और मोबाइल मिलेगा। तो मैंने इसमें अपने ये डिजिटल कंपनी भी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है। इस कंपनी के साथ मैं इसकी भी सीईओ हूँ और माशाल्लाह से खुद भी मैं अपना एक छोटा सा चैनल रन करती हूँ जी जी, YouTube मैं पे। उसी पर आने लगी थी, लेकिन उसके साथ साथ ये भी आप ही की बात को जोड़कर मैं कहूँगी कि एक प्रोफेशनल लाइफ की लंबी इनिंग खेलना ये कोई छोटा काम नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारी ख़वातीन हिम्मत हार जाती हैं। अच्छा, 7 साल काम कर लिए ना, अब बस इतना काम कर तो लिया, अब बस ज़िंदगी में सुकून करना है, हस्बैंड कमाए। क्या मोटिवेशन देंगी आप उन ख़वातीन को? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि फिट रहने के लिए एक एलिमेंट ये भी है कि आप अपने आप को बिज़ी रखें, और बिज़ी रखने का बेस्ट ये है कि भाई या तो आप जॉब करें या अपने आप को किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें जिससे कि आप फिट रहें। तो जब लड़कियां ये करती ना कि बस अब 7 साल हो गए, अब मियाँ कमाए और मियाँ मैं कमाए, मैं खाऊं, खाऊं, ये बिल्कुल। थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। अपने पैसे पे खुद ऐश करना चाहिए, मियाँ के पैसे पे को उड़ाना नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को भी हमेशा ये कहती थी कि चूंकि उन्होंने पढ़ा है, वो भी जॉब करती है लंदन में, तो मैंने कहा कि तुम अपने मियाँ का पैसा मत उड़ाना, अपना कमाओ, अपने शौक पूरे करो। तुम्हें शॉपिंग का शौक है, तुम्हें मेकअप का शौक, वो अपने पैसे से करो। तो इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन, अपने अंदर एक मोटिवेशन होनी चाहिए। बहुत जब जरूरी तक है। आप खुद नहीं कि कोई इरादा बांधेंगे, आप उस चीज़ को कर नहीं सकते। अच्छा, अभी चूंकि मैं आपकी एक चैनल की बात कर रही थी, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया का दौर है, जी, यूट्यूब बिल्कुल। चैनल्स हैं। आपका एक चैनल है खेल तमाशा सबीहा के नाम से। जी, जी। लेकिन कहने को वो खेल तमाशा है, लेकिन हंसते खेलते आप लोगों को गाइड करते थे। स्पेशली मैंने एक प्रोग्राम देखा उस हवाले से कि जो यंगस्टर्स मदर हैं, जिन बिल्कुल। बच्चियों की शादी जरा अर्ली एज में हो जी, जाती जी, है, बिल्कुल। उन्हें अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश कैसे करनी, मैं चाहूँगी कि ज़रा इस प्लेटफॉर्म से भी आप हमें देखिए, गाइड करें। चूंकि मैंने खुद भी 2 बच्चे पाले हैं और माशाल्लाह से दोनों बड़े बड़े हैं, ग्रोन अप चाइल्ड। मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की तरबियत के हवाले से यंग मदर्स जो हैं वो प्लीज़ डॉक्टर गूगल का सहारा ना लें, क्योंकि मसला ये है कि ज़रा सा कुछ होता है गूगल पे देखा। भाई हमारी नानी दादियाँ इन लोग के टोटके हुआ करते थे, हमने भी अपने बच्चों को भाई सास की भी सुन लो, माँ की भी सुन लो, बड़ों की सुन लो। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता जी, था, जी, जी। उसमें नानियाँ दादियाँ हींग लगा दी, भाई सीना जकड़ रहा है। ये लड़कियाँ मानती नहीं आजकल, वो कहती नहीं बस जो गूगल ने कह दिया वो सही है। तो इस वजह से मैं ये कहती हूँ कि बच्चों की तरबियत के लिए देखें, बच्चे जो है ना वो हर स्टेज पे उनकी तरबियत के लिए पेरेंट्स की और माँ की ज़रूरत होती है। पहला मदरसा माँ की गोद कहते हैं, इसीलिए ना कि माँ ही सिखाती है सब कुछ, माँ ही उसको, माँ को पता होता है कि बच्चे को इस वक्त क्या तकलीफ़ है। और जो पहली बिल्कुल इन्फेंट की जो एज होती है वो कहलाती है नर्सिंग एज। अब नर्स अपने पेशेंट का कैसे ख्याल रखती है, जैसे उसको कंफर्ट मिले। हाँ। तो ये मदर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चे को बिल्कुल इस तरह से लेके चले जैसे वो एक नर्स है,
और वो उसको कंफर्ट दे, उसको प्रॉपर कंफर्ट दे, उसको वो जो कर रहा है करने दे, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट में उसको वो हेल्प करेगा। अगर वो कोई चीज़ क्रॉलिंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको जितनी क्रॉलिंग करनी है करने दें। बच्चा जो है जब 2 से 4 साल तक की एज में आता है तो वो एक इस तरह का करिश्मा करता है और उसके अंदर एक ऐसी चीज़ डेवलप होती है जो साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि साइंस नहीं कर सकती। वो क्या है? वो बोलना शुरू करता है। जब वो बोलना शुरू करता है तो वो जिस घर में रह रहा होता है, अगर वहाँ 3 ज़बानें बोली जाएंगी ना, वो तीनों सीख पिक लेगा, करेगा उसे। पिक कर लेगा। आज आप लैंग्वेज सीखने जाएं लैंग्वेज सेंटर में तो आपको कितनी मुश्किल, वो बच्चा खुद से बोलने लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे को गो विद द फ्लो वाली बात है कि आप जैसे वो है तो रहने दें। दूसरे ये कि यंग मदर्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यंग मदर्स चाहती हैं कि बच्चों की अच्छी परवरिश करें, लेकिन उनको कोई बताए तो। ऐसा नहीं है कि वो सुनना नहीं चाहती या वो जानना नहीं चाहती। उनको अगर बताएं नानियाँ दादियाँ कि भाई ऐसा है तो वो सोचेंगी ज़रूर, सुनेंगी ज़रूर। बिल्कुल और ऐसे एक है। दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा तो वो सुनेंगे बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने छोटे बच्चों की बात की, लेकिन सभी आप ये भी बताइएगा कि जो हम लोगों के मतलब बच्चियाँ डिग्रीज करती हैं, निकलती जी, हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ पर, आपने फिल्म एंड टीवी में डिग्री ली, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रही है कि अगर आपको कहीं पर काम नहीं मिल रहा तो किस तरह से, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस तरह के डिपार्टमेंट से पढ़े लिखे बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर सकती हैं? देखिए, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, क्योंकि मैं खुद एक एडवर्टाइजिंग बिजनेस में हूँ, मैं ये समझती हूँ कि हम जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो इंटर्नीज़ लाती हैं इन इंस्टीट्यूशंस से। जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से वहाँ से रजिस्टर करें। ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी का भी थोड़ा काम है, ये सिर्फ बच्चों की गलतियाँ नहीं हैं। वो डिग्रियाँ लेते हैं, हमारा काम है कि हम उनको इंटर्नशिप की ऑफर करें, उनको प्रॉपर देखें, उन्हीं में से चूज़ कर लें। उन्हीं में से बच्चे मिल जाते हैं। आप देखें ना, आईवी लीग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से बच्चे कहाँ जाते हैं, क्योंकि वो खुद रजिस्टर होते हैं। हम लोगों की ना अहली कह लें एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ की कि वो उन इंस्टीट्यूशंस के साथ रजिस्टर नहीं करते, खुद को करना चाहिए। तो इससे भी हम कहेंगे कि बच्चों को रोजगार का मौका भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और अपनी सलाहियतें दिखाने का। मेरे पास आए इंटर्नीज, जब आए तो मैंने देखा उन्हीं इंटर्नीज में से मैंने हायर भी कर लिया। जबरदस्त। क्योंकि इतने टैलेंटेड होते थे, जाहिर है कि वो चूंकि नए हैं, उनको fresh mind के साथ आते हैं। उनको गाइड करना सीनियर्स का काम है। बिल्कुल जब ऐसे आपको ही। काम लेना ही नहीं आएगा तो आप किसी से क्या तवक्को रखें। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें एक मैंने आपसे ये भी पूछना था, हमने बहुत सारे एड्स ऐसे देखे, कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मुलाकात रहती है, फिर आपसे भी गपशप लगती रहती है, कुछ ऐसे एड्स बनाए जाते हैं जो कि अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा होते हैं, लेकिन मीडिया सेंसरशिप की वजह से वो अल्फाज या तो हज़फ कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं उसमें से, या तो जिस कॉन्सेप्ट के साथ उस एड को चाहा जाता है कि स्क्रीन पर दिखाया जाए ताकि लोगों की काउंसलिंग हो, वो नहीं हो पाता। वहां पर किसका नुकसान कर रहे हैं हम? वहाँ हमारी जनरेशन का नुकसान हो रहा है ना। देखें, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कह दिया जाता है फैमिली प्लानिंग करें, लेकिन कैसे करें इसको बताने का हक नहीं है किसी को भी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर कोई ऐसे आइडियाज़ को फ्लोट करती है तो क्लाइंट तो एक वक्त को मान जाता है, लेकिन जो हमारी कौम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे पर्दा लिहाज बहुत ज़्यादा है, और होना भी चाहिए, लेकिन इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप कोई बात कह ही नहीं सकते। जब तक आप बताएंगे नहीं उस वक्त तक दूसरे को कैसे पता चलेगा। थैंक यू सो मच सुबीहा जाफरी साहिबा फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और मैं इन्हीं की बात का हवाला लेके कहूँगी कि हमने जब फ्राइडे को शो किया था तो हमने छाती के सरतान के हवाले से बात की थी, और बिल्कुल जैसे कि मिसेज प्रेसिडेंट जिस तरह से बात करती हैं उनके हवाले से अगर हम बात करें तो वो भी इस मामले की, मतलब पाकिस्तान में अगर कोई तरीके से रहनुमाई कर रहा है तो वो कर रही हैं। मतलब ये कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जब तक हम इसकी अवेयरनेस की, इसकी कैंपेन्स नहीं लेकर आएंगे तब तक लोगों को हम आगाही फ्राहम नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह से सुबीहा जाफरी साहिबा ने भी फरमाया कि अगर हम लोग बात करते हैं ना फैमिली प्लानिंग के हवाले से, तो बात करने का मौका तो फ्राहम करें। आप कहते हैं कि ये काम हो भी, लेकिन कहते हैं आटा गूंदना लेकिन हिलना नहीं है। तो ये सब चीज़ें हमें देख के चलने की ज़रूरत है। वो लोग जिनकी हमने करियर काउंसलिंग के हवाले से कुछ छोटे मोटे तरीके से रहनुमाई करने की कोशिश की है, वी जस्ट होप कि वो इस सेगमेंट से कुछ ना कुछ सीख सके होंगे। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे ट्यून, सुबह पाकिस्तान। मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? मैं के ट्रेड एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। के ट्रेड पाकिस्तान की लीडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको इस्तेमाल करके आप स्टॉक मार्केट में कमोडिटी, सोना, चांदी खरीद सकते हैं। के ट्रेड आ रहा है आपके शहर हैदराबाद में।
25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। चाहे आपके सवाल स्टॉक मार्केट के बारे में हो, सरमायाकारी के बारे में हो, हम आपके लिए हाजिर हैं। आना न भूलिएगा। मुल्क भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। बहादुरों, जसारत हर दुश्मन की फितरत होती है, लेकिन अक्ल हर एक के पास नहीं होती। मंगोलों को कत्ल करके सोने पर कब्जा करेंगे। अर्तुगरुल ने हम पर अजीम एहसान किया है। कबीले के फायदे की खातिर वो कुछ भी कर सकती है। तो मुबारक काम एक साथ हो जाए। हम एक ऐसे रास्ते पर हैं कि अगर खुद को न संभाला तो इन शैतानी ताकतों के हाथों तबाह हो जाएंगे। मंगोल तुर्कों की खोपड़ियों के मीनार बनाए या कुछ और, मुझे कोई परवाह नहीं। वो खुद ही अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। एक गीदड़ और लक्कड़ भग्गा भी शेर के दुश्मन होते हैं, लेकिन क्या वो शेर को जेर करने की हिम्मत रखते हैं? बीटीवी ला रहा है राइजिंग पाकिस्तान का आपके लिए स्पेशल सीजन, यहाँ यूके यानी बर्तानिया से। ये हकीकत है कि जब हम मुल्क से आते हैं यहाँ पे, हमारा दिल और हमारा दिमाग उन्हीं गली में होता है और उसी मुल्क के अंदर रहता है। ये है ब्रिटिश मुस्लिम हेरिटेज सेंटर और ये बिल्डिंग 181 साल पुरानी है। ये कई 100 साल पहले जो ओरिजिनल काबा की चाबी बनी थी, उसके तकरीबन 10-11 रेप्लिकास बने थे। ये उनमें से एक रेप्लिका है। मेरे फादर को हमेशा था कि मेरे बच्चे ब्रिटिश बॉर्न हैं, लेकिन पाकिस्तानी उनको बनाना है मैंने, तो एवरी ईयर वो हमें पाकिस्तान लेके जाते थे। राइजिंग पाकिस्तान, वेलकम टू लंदन। और ये है लंदन का दिल, पिकाडिली सर्कस। एक हमारे लिए बहुत प्राइड की बात है कि हमारे अहम जो पाकिस्तान में डिजाइनर्स हैं उनको चुना गया है कि ये इंडस्ट्री के लिए वो कपड़े बनाएं। और ये है कैम्ब्रिज सेंट्रल मॉस्क, जो कि टॉप 6 नॉमिनेशंस में आई रीबा स्टर्लिंग प्राइज ऑन आर्किटेक्चर पे। यहाँ आपको ऐसा लगता है कि दरख्तों के अंदर आ गए हैं आप। Exactly. जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि एक प्यारी सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद थी, सबीहा जाफरी साहिबा, और उन्होंने कहा कि दिल होना चाहिए जवां उम्र च की रखिया है वैसे ही सादिक आता है, ये जुमला हमारे अगले मेहमान पर। तो आज आपको एक ऐसे ही शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं और उस शख्सियत के हवाले से हम बात भी करेंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जिनकी उम्र जो है वो 60 साल है, मगर कारनामा वो नौजवानों वाला सरंजाम दे रहे हैं। जी हाँ, हम अब आपको बताएं कि ताशकंद में होने वाले बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में 60 साला वहीद अहमद ने गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ वहीद अहमद मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं और वो आज सुबह पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं बॉडी बिल्डर वहीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
वहीद साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा जवाब दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक हूँ मैं जी वहीद साहब, ये माशाल्लाह बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला और आपने ये नाम भी, ये एजाज भी अपने नाम आ रही है किया। आवाज, आ ये रही है, आवाज आ बताइए, रही है। जी 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 जी, ये बताइए कि अमूमन इस उम्र में कहा जाता है कि बहुत कुछ कर लिया, अब घर बैठ जाएं, खाना शाना खाएं, बच्चे कमा रहे हैं, आपने बाहर निकल के क्या करना है। माशाल्लाह इस उम्र तक आपने खुद को फिट रखा हुआ है और फिर ये बॉडी बिल्डर के मुकाबले जरा ये कैसे कर लेते हैं आप, ये बताइए। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म के बगैर तो मैं कर नहीं सकता। अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ये कंपटीशन खेले। ताशकंद में गया हूँ, उधर तो आपको पता है 40 मुल्क आए हुए थे, 40-42 मुल्क थे, और मैंने वर्ल्ड चैम्पियन का टाइटल हासिल किया। जब वो तराना उधर से आपको पता पाकिस्तान का गूंजा तो दिल तो बड़ा और हो जाता हमारा। और ये बॉडी बिल्डिंग का तो मुझे शुरू से शौक़ था और काफ़ी मैंने अपना टाइटल डाले इसमें। मिस्टर लाहौर 2020 में, 2021 में मिस्टर पंजाब, 2021 में मिस्टर पाकिस्तान और 2021 में मैं आपसे शायद बात करने में थोड़ा इशू है, आपकी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पा रही, शायद कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, इस वजह से आपसे राब्ता थोड़ा सा मुनक़ता हो रहा है। बट मैं आपसे इस पर दोबारा भी बात करती हूँ। पुरुष साहब, क्या सर हमारे साथ मौजूद हैं? जी जी वहीद साहब, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए प्लीज़, अपना फिक्रा मुकम्मल कीजिए। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया, मैं अपना 2020 में मिस्टर लाहौर का टाइटल जीता मैंने, और 2021 में मिस्टर पंजाब, और 2021 में मिस्टर पाकिस्तान, और 2021 में ही मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ। ताशकंद में मेरा कंपटीशन था, 40 मुल्क आए हुए थे उधर, हर मुल्क का एक बंदा था। इंडियन भी था, इंडियन में माशाल्लाह 80 एथलीट थे, मेरी क्लास में भी अपना काफ़ी इंडियन थे, और ईरान में भी थे, और ताशकंद में भी बड़ा अपना लड़के थे। तो काफी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने नाम किए, जरा ये भी बताइएगा तो बहुत बड़ा था, इस दौरान आपको घबराया भी था, पर अल्लाह की चैलेंज ताकत और पेश आया, पाकिस्तानियों की किस किस्म ताकत के मेरे लोगों के रवैयों का आपने मुकाबला किया? रवैये तो आप लोगों को बड़ा पता है, अभी रवैये तो इन लोगों के इंडियन के वगैरह के थे, ये आपको लोगों को पता ही क्या होते हैं। और मैं तो माशाल्लाह पोजिंग की, थोड़ा घबराया भी था, इतना बड़ा स्टेज है, और मैं पाकिस्तान के लिए खेलने आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पोजिंग अच्छी की, जिस्म की नुमाइश मैंने अच्छी की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना टाइटल जीतने में कामयाब हो गया, और मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब बंदा गोल्ड होता है फिर पाकिस्तान का तराना भी गूंज उठता है। अल्लाह के हुक्म से तराना गूंजा तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मेहरबानी से मैं और मेरा फ़ख्र, सर मेरा फ़ख्र और से भी ऊंचा हो गया इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं अब आपके इस सिलसिले में? नेक्स्ट टारगेट आपने क्या अपने जहन में रखा हुआ है? अब मेरा टारगेट है मसलमिनिया का ओलंपिक्स मुकाबले होंगे इंशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं उम्मीद करता हूँ मैं हुकूमत मेरी सपोर्ट करे और मैं ये अपना ओलंपिया मुकाबला भी कंपटीशन में जीत सकता हूँ, और पाकिस्तान का झंडा फिर मैं लहरा सकता हूँ अल्लाह के हुक्म से। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है ये डाइट प्लानिंग का रोल होता है, इसमें डाइट प्लान बड़ा मुश्किल चलाना पड़ता है बंदे को, ये तो बहुत गेम महंगी है। कोई मतलब पाकिस्तान हमारी स्पोर्ट जो होती है वो हमारी सपोर्ट करे, और मैं इंशाल्लाह मुकाबला जीतूंगा अल्लाह की मेहरबानी से। चलें, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, लेकिन आपने कहा ना कि इतना मुश्किल नहीं है करना, तो जब इतना मुश्किल नहीं है तो साथ ही साथ हमें अपनी सेहत का राज भी आपने बताने, और ये भी बताइए कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे इस सिलसिले में, एक मैसेज उनके लिए? मैं तो यंगस्टर्स को मशवरा दूंगा, यार मैं इतनी उम्र में गेम कर रहा हूँ, आप लोग किस काम में पड़े हैं। मेरा तो मिशन ये लेके उठा था, मैं ये बच्चों को मैंने नशे की लत से बचाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गांव मनावा और बाटापुर के एरिया में मेरा जिम है, और मैं काफ़ी लड़कों को इन कामों से बचा रहा हूँ, और मेरा मिशन भी एक ये है, और नौजवान नस्ल है
इन कामों में पड़ी हुई है। और मैं कहता हूँ यार इन लोगों को ये बच जाए, मेरी तरफ आए, मेरे जिम में गेम करे, नहीं फीस है तो कोई बात नहीं, मेरे से फ्री गेम करे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को फ्री भी गेम करवाऊँगा। नशे की लानत मैं नहीं आप लोगों को पढ़ने दूंगा। और काफ़ी लोग मेरी तरफ आए हैं, ज़ाहिर घर वाले जाके बच्चे जो घर माँ बाप से बात करते हैं, हमें उस्ताद ऐसे चाहिए, वो मेरे पास भेजते हैं और उन लोगों को मैं अच्छा मशवरा देता हूँ और वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह आगे से बहुत फिट है। और काफ़ी लोग मेरे पास आ रहे हैं जिनको मैं नेचुरल डाइट बताता हूँ, हर चीज़ बताता हूँ खाने के लिए। आपको पता है डॉक्टर वगैरह ने दुकानें खोली हुई 3-3 हज़ार रुपये बच्चे से लेते हैं डाइट प्लान बनाने का, और मैं इन लोगों को फ्री डाइट बता रहा हूँ। मैं कहा मेरी तरफ आओ, नशे की लानत भी नहीं आप लोगों ने पढ़ना, मेरी तरफ देखो, मैं इस उम्र हिस्से में गेम कर रहा हूँ, आप लोगों को तो शर्म चाहिए ना यार, मैं इतने हिस्से में गेम कर रहा हूँ, आप लोगों को करनी चाहिए। आप किन कामों में पड़े, मोबाइल हाथ में पकड़ लेते हैं, रात सारी खेलते रहते हैं, जब नमाज का टाइम होता है आप लोग सो जाते हैं। मेरी तरफ आओ, कोई बात नहीं, वाक करो, ये उम्र का हिस्सा कोई नहीं है इसमें। इनको मेंटली पीस मिले और जिंदगी में कुछ करना भी चाह रहे हो और जो जिमिंग करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली आपके जिम को ज्वाइन कर सकते हैं। और फॉर दोज जो कि नहीं बहुत ज़्यादा फीस पे कर सकते जिम में जाने के बाद, वो भी आपसे रब्ता कर सकते हैं। बट एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और साथ ही साथ मैं अपने बाकी व्यूअर्स को भी यही कहूँगी कि इस तरह के लोग जो होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में आगे किस तरह से बढ़ना है और क्या करना है। इससे पहले कि हम मज़ीद प्रोग्राम में मैं खुद कुछ बात करूं, क्योंकि स्टूडियोज में हम एक बड़े ही प्यारे से मेहमान ज्वाइन कर चुके हैं और उनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, या सस्पेंस खत्म कर देती हूँ। चलिए आपको बता दिया जाता है कि पाकिस्तानी अदाकार फैसल शहजाद साहब जो कि फिल्में, ड्रामेज और कुछ सीरीज कर चुके हैं, आज वो बने हैं सुबह पाकिस्तान की जीनत। क्रिकेट और मार्शल आर्ट से दिलचस्पी भी रखते हैं फैसल शहजाद और अपनी सलाहियतों का जो जौहर है वो दिखाने के लिए उन्होंने अदाकारी की दुनिया का इंतखाब किया। मतलब ये कि वो एक्टिंग की तरफ आ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा सिर्फ मैंने यही नहीं करना, इसके अलावा भी मेरे अंदर बहुत कुछ है जो कि मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं और अपना करियर बना सकता हूं। तो ना सिर्फ उन्होंने, हमने देखा कि जो है ड्रामा सीरियल्स किए, फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो फैसल शहजाद साहब हैं वो रेडियो पर मेजबानी के फराइज भी अंजाम दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। प्लीज 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 फैसल, मैं तो इंतजार कर रहा था कि आप बैठे तो मैं बैठा। नहीं प्लीज बैठिए। मैं जरा ये कंफ्यूज हो रही थी और ये मेरे ख्याल से ये टीवी वाले भी पहचान गए होंगे कि मेरे प्रोड्यूसर साहब कहते जरा आप राइट हो जाइए और मैं लेफ्ट हो रही थी, और आप चूंकि खुद भी टीवी पे परफॉर्म करते रहते, ये जो राइट लेफ्ट होता है ये बड़ा चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली। एनीवेज ये बताइए कि क्या चल रहा है आजकल? आजकल बहुत सारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक ड्रामा चल रहा है आजकल, 2 बल्कि ड्रामे चल रहे हैं, उनकी शूटिंग चल रही है कराची में, और इसके अलावा एक वेब सीरीज चल रही है जबरदस्त, और इसके अलावा जिम चल रही है, फिटनेस चल रही है, कुछ चल रहा है बहुत कुछ चल रहा है, रेडियो चल रहा है। तो so many things कुछ करने के लिए सुबह किस वक्त उठते हैं आप? 7 in the morning every day। जबरदस्त। और सोते कितने बजे रात को? 12 बजे। मतलब ये नहीं कि ये 7 बजे से 12 बजे तक ये बहुत सारे काम चल रहे होते हैं। एग्जैक्टली। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है ना, तो अपनी नींद को खुदाफिज करना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। नींद को आपको खुदाफिज करना है। अगर आपको कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, आपके गोल्स है, यू हैव टू अचीव समथिंग, तो नींद और खाना 2 चीजें, नींद और खाना कंप्रोमाइज करना हो। हाँ, और फिर वो नहीं आपकी फिटनेस देख के वो लग भी रहा है, वो कहते हैं ना लोग वजन भी कम करना है लेकिन खाना भी है, हाँ। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे में जिम को कंटिन्यू करना, कभी ऐसा हुआ कि बहुत ज्यादा थक गई और कहा कि हाँ जिम नहीं जा रहा, बहुत थकावट हो गई है? बहुत होता है ये तो, मतलब हफ्ते में 2 दफा तो जरूर होता है ये। अच्छा। मतलब इट्स बीन 3 years मैं रेगुलरली जिम जाता हूँ, और 7 in the morning आई एम इन द जिम एवरी डे। अच्छा, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं? अर्ली इन द मॉर्निंग। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत होता है कि जब आपका दिल चाह रहा होता है कि यार आज नहीं उठूं, आज दिल नहीं चाह रहा, मैं कहता हूं कि वही असल फाइट वही है। दैट इज द रियल फाइट जो आपको विन करनी है। आपको अपने आप को जिम में लेके जाना है। अगर आप अपने आप को उस वक्त जिम में ले गए ना, दैट इज योर सक्सेस, और वहीं पे आपके रिजल्ट्स आते हैं। जबरदस्त। तो उस मोमेंट को आपने सीज करना होता है कि जब आप कह रहे हो यार नहीं, आज नहीं, आज प्लीज, कल रात को मैं बहुत लेट आया हूँ घर, शूट पे था, मैं कैसे करूंगा? मैंने कल डाइट भी फॉलो नहीं की और बहुत थकावट हो गई, मैं शादी पे भी गया था, एक फंक्शन भी था, लेकिन आज डंडी मार लेता हूँ। लेकिन वो डंडी जो है ना, वो आपको 2 महीने पीछे ले जाती है। डंडे पड़ते हैं आपको। एग्जैक्टली। वो 2 महीने पीछे चले जाते हैं आप।
जबरदस्त। So you have to be अच्छा, इससे consistent. पहले कि फैसल में आपकी, क्योंकि आपकी शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, मार्शल आर्ट्स, ये वो और पता नहीं क्या क्या, मतलब उस पर हम वन बाय वन आते हैं। एक चीज़ जो मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँ, वेब सीरीज। हाँ। अब सिर्फ इंडिया नहीं, क्योंकि इंडिया में तो वेब सीरीज का काम बहुत ही ज़्यादा हमने होते हुए देखा है। अब पाकिस्तान में भी ये जो कल्चर है, या यूँ कह लीजिए एंटरटेनमेंट का जो ये वाला पार्ट है, वो बड़ा हाईलाइट हो रहा है। ड्रामाज और फिल्म से हटकर आप वेब सीरीज का फ्यूचर, करियर, एक आर्टिस्ट का यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपनी ऐनक उतारना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे होंगे यार ऐनक तो उतार दो। हाँ। मैं अगला सवाल यही पूछने वाली थी कि आपकी आंखों में धूप लग रही है। नहीं, थैंक यू सो मच। ये असल में जो OTT है और वेब सीरीज हैं, ये देखिए दिस इज द फ्यूचर नाउ। लोगों के पास वक्त नहीं है सिनेमा जाने का, टीवी के सामने बैठने का। लोग अपनी कन्वीनियंस पे, अपने मोबाइल पे, अपने आईपैड्स पे, अपने लैपटॉप पे, अपने घर में अपनी कन्वीनियंस पे वो लोग देखना चाहते हैं, जो भी उनके लिए एंटरटेनमेंट का जरिया हो। तो फ्यूचर इज़ देयर। अब हमने देखा था कि नेटफ्लिक्स ने कितना बूम किया है पिछले कोई 5 सालों के अंदर। नेटफ्लिक्स मतलब इट्स बूमिंग एवरीवेयर, पूरी वर्ल्ड में उसका नाम है। और अब जितना भी काम होगा, लोग मेरे जैसे एक्टर या नए आने वाले एक्टर जो प्रेफर करते हैं कि वेब सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा हो। अच्छा। उसकी वजह ये है, देखिए बहुत सारे हमारी जो ऑडियंस है वो सारी सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा, मेन स्ट्रीम के ऊपर हमारी ऑडियंस कम हो गई है। तो हमने रीच आउट करना है अपने मासेस को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक्टर का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो रीच आउट करे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो हमारी ऑडियंस सारी जो है वो OTTs के ऊपर है। तो जितनी ज़्यादा वेब सीरीज़ बनेगी वो तो पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। और दूसरी बात ये है कि मार्जिन बहुत होता है वेब सीरीज़ के अंदर। अच्छा, लाइक किस किस्म का मार्जिन? आई मीन एज एन एक्टर आपके पास बहुत मार्जिन होता है, एज अ डायरेक्टर बहुत मार्जिन, एज अ प्रोड्यूसर बहुत मार्जिन होता है। बहुत सारे ऐसे मौजू होते हैं जो कि आप मेन स्ट्रीम पे नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, मेन स्ट्रीम के अलावा शायद आप मेरी तस्वीर भी कर सकें यहाँ पर। अब कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि जब तक आप उसका हर एक पहलू उजागर ना करें, आप वो मैसेज कन्वे करने में नाकाम हो जाते हैं। True. हमारी जो फिल्म है मैक्सिमम 2.5 घंटे या 2.25 घंटे, आपने उसको पेसी रखना होता है, बड़ा जल्दी आगे पहुंचाना होता है। तो आई थिंक वेब सीरीज में वही जिस मार्जिन की आप बात करें, वो मार्जिन आपको मिलता है एग्जैक्टली डिलीवर करने का। और आप टैप इन कर सकते हो बहुत सारे ऐसे इश्यूज को। अब जरूरी नहीं है कि देखिए किसी एक मौजू पे आपने फिल्म बनाई, मिसाल के तौर पे आपने विमेन राइट्स के ऊपर एक फिल्म बनाई है, और हमारे यहाँ ऑडियंस बहुत कम है जो कि विमेन राइट्स को देखना चाहती है। अब 2 घंटे के लिए विमेन राइट्स के ऊपर बात होना अच्छी बात है, लेकिन आप मासेस तक रीच आउट नहीं करेंगे। वेब सीरीज में ये होता है कि आप वुमेन राइट्स की बात करेंगे, उसमें आप ग्लैमर भी डाल सकते हैं, उसमें आप एक्शन भी डाल सकते हैं, उसमें विमेन प्रोटैगनिस्ट भी हो सकती है। और हमारे यहाँ तो विमेन प्रोटैगनिस्ट बहुत कम होती है, लेकिन हॉलीवुड में ज़्यादा होती है, आपने देखा बॉलीवुड में होती है। तो हमारे यहाँ ऐसे मौजू जब बनेंगे तो फिर वेब सीरीज़ के ऊपर आपको बहुत मार्जिन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड्स बनेंगे। और मतलब दिस इज द फ्यूचर नाउ, वेब सीरीज OTT इज द फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर। इसी पे हम बस ये बात भी करते हैं, लेकिन जरा एक नोटिफिकेशन जो भी पैमरा ने हाल ही में जारी किया है, उस पर ज़रा बीइंग एन एक्टर में, क्योंकि आप वेब सीरीज़ भी कर रहे हैं, ड्रामास भी कर रहे हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री में रहते भी हैं, ये बताइए कि उस नोटिफिकेशन के बाद जिसमें कहा ना कि आप गले मिलने के सीन ज़रा आप कम कर दें, बेडरूम्स के सीन्स दिखाना बंद कर दें, और कुछ इस तरह के अफेयर्स मत दिखाएं जिससे रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा हो। जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, लाइक हमारे भी हैं, बट ज़रा जर्नलिज्म और मीडिया शोबिज़ इंडस्ट्री थोड़ी मुख्तलिफ होती है, लोगों ने इस मैसेज को, इस नोटिफिकेशन को किस तरह से परसीव किया है, और आपका इस पर क्या मैसेज है? मतलब आपकी राय क्या है इस पर? मैं पर्सनली, लोगों ने इसको परसीव किया है, लोगों के मिक्स व्यूज से नहीं, मतलब फिर भी ज्यादातर क्या जवाब आया आर्टिस्ट की तरफ से? अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा ये क्या बात हुई, मतलब हम रियलिटी के करीब कैसे जाएंगे फिर। हम देखिए, फिल्म और ड्रामा का मकसद क्या होता है कि आप रियलिटी शोकेस करें। तो अगर इन सीन्स को निकाल देंगे या कुछ ऐसी चीज़ कर देंगे जिससे हम अपने मैसेज को कन्वे नहीं कर सकते, तो फिर हम बाउंड हो जाएंगे, हमें आज़ादी नहीं है काम करने की। कुछ लोगों का ये ख्याल है। व्हाट आई थिंक पर्सनली इज़ के एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसको आप बाउंड नहीं कर सकते। वो पानी की तरह होता है, बह जाने दो उसको, बह जाने दो, तभी वो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा सकता है। दिस इज वर्क, दिस इज एन आर्ट। आप इसको किसी सांचे में नहीं डाल सकते कि ये करना है और ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना। सो मिला जुला रुझान नजर आया आपको उस पर। हाँ, और ये आप बीइंग एन आर्टिस्ट, आपकी एक अपनी राय भी है। हाँ, एज एन आर्टिस्ट मैं ये समझता हूँ कि आप आर्टिस्ट को प्लीज लिमिट मत करें। वो अपना ट्रू पोटेंशियल दिखा ही नहीं सकता अगर आप उसको लिमिट कर देंगे। ओके। अच्छा, उसमें फिर अब एक और राय जो मतलब एज ए व्यूअर मैं अगर आपसे बात करूँ ना, मतलब उन लोगों के पर्सपेक्टिव में कि क्या ये दिखाए बगैर हम अपना कंटेंट जनरेट करने में नाकाम होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हम बल्कि ज़्यादा, मैं ये समझता हूँ इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज्ड। हैविंग सेड दैट कि आप आर्टिस्ट को लिमिट मत करें। अब लिमिट जब कर दी है तो हमारी क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए, इससे हम किसी और तरीके से अपना मैसेज कन्वे करें। और ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह की चीज़ को हाईलाइट करें, हम बहुत सारे ऐसे तरीके सोच सकते हैं। मतलब ये तो आपको राइटर को आपने उसकी बत्तियां दिमाग जलाने के लिए एक काम कर दिया, और राइटर अब सोचेगा कि यार अच्छा मैंने ये जो मैसेज है, लड़की का हाथ नहीं पकड़ सकते तो कैसे आप कन्वे करेंगे कि उसकी केमिस्ट्री क्या है अपनी हीरोइन के साथ, एक हीरो की आप कैसे कन्वे करेंगे स्क्रीन के ऊपर कि ये दोनों मियाँ बीवी हैं या ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं लेकिन फैसल, हमारे यहाँ पहले माजी में इस तरह के ड्रामास बनाए जाते थे जो कि इंटरनेशनली एकेडमीज में दिखाए जाते थे कि मैसेज कन्वे करें और पूरा कंटेंट टू द पॉइंट वहां पर डिलीवर हुआ करता था। या तो उस दौर के हमारे जो हिदायतकार थे या राइटर्स थे वो बहुत क्या कहते हैं कमाल के लोग थे, बानो कुदसिया, इशफाक अहमद साहब, उनके लिखे गए ड्रामाज, उनके लिखे गए डायलॉग्स, मतलब एक वक्त था, ठीक है। या फिर आज का जो हमारा राइटर है या हमारा डायरेक्टर है, उसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही महदूद है कि वो ये सब कुछ दिखाए बगैर आगे कुछ जनरेट ही नहीं कर पाएगा। देखिए, जब आप जिस दौर की बात करिए ना, उस दौर में और आज के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस दौर का ड्रामा और आज का ड्रामा फ़र्क है, उस दौर की फिल्म आज की फिल्म फ़र्क है। हम ना चाहते हुए भी हम हॉलीवुड से और बॉलीवुड से समहाउ इन्फ्लुएंस तो होते हैं ना, ठीक है। और हमारी ऑडियंस जो है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे जो हमारी ऑडियंस नहीं देखना चाह रही, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे एज ए इंडस्ट्री? एज ए इंडस्ट्री तो लेकिन ये ऑडियंस ही थी ना फैसल, जिसने पोर्टल पर जाके सब कुछ लिखा और कहा यकीन करें, मैंने आज ये सेगमेंट किया बाकायदा। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जब किसी से बात करने को मिलती है, लोग पहचान लेते हैं, नहीं भी पहचानते तो कहते हैं कि कहीं देखा है, तो फिर बात से बात खुल जाती है। तो वो कहते हैं कि मतलब बाकायदा लोग बोलते हैं कि आप ये आवाज उठाएं कि इस किस्म का कंटेंट नहीं, इस किस्म के सीन्स मत दिखाएं। मतलब और वाकई ये एक देखिए एक किस्म की जंग आ गई जिस पर पैमरा हो या हमारे आर्टिस्ट हो, उन दोनों को कोई बीच का रास्ता तो निकालना होगा। वरना तो ये वो वाली जंग है कि नहीं, कितना डायलॉग ही तमाम हुआ, कोई बात नहीं हो सकती। एक टाइम था जब हम आंगन टेढ़ा देखा करते थे, और आपको खुद भी पता होगा उसकी कॉमेडी कैसी थी, ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारे कॉमेडी, हमारे सिटकॉम्स हैं, उनमें ऐसे जुगतें होती हैं कि आप शर्मिंदा हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, ज़ूम आनी अल्फाज इसको कहते हैं, डबल मीनिंग बातें होती हैं। बिल्कुल होता है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ज्यादा होना। हाँ, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, यही शायद हमें मिलकर कोई बीच की राह हमवार करनी होगी। जो आर्टिस्ट का करियर जो है, उसका फ्यूचर या जिस तरीके से वो काम करना चाह रहा है, उसको भी थोड़ा सा उस पर भी कदगन ना लगे। और ये पैमरा रूल्स जो है, हमें क्योंकि हमने अपना कल्चर प्रमोट करना है, तो हमें उस पर भी एट द एंड ऑफ द डे हमने अपना कल्चर की अक्कासी करनी है, ऐसा करना है। अच्छा चलिए अब आपकी तरफ आते हैं। ये तो पॉइंट हुआ तमाम। वेब सीरीज आपने जिक्र किया, हाल ही में अगर आपको रिवील करना चाहें किस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं और आपका वो क्या है? बिल्कुल मैं करना चाहूँगा, आई वुड लव टू से दैट। अभी मैं रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जो कि दिसंबर में देखने को मिलेगा, जिसका नाम है कोयल। कोयल, हाँ, उसकी कास्ट बहुत अच्छी है। उसमें मेरे साथ मंशा पाशा हैं। अच्छा। उसमें पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम जो कि होस्ट भी हैं और एक्टर भी हैं, नूरुल हसन साहब हैं। अच्छा, जबरदस्त, जो कि मेरे फादर का कैरेक्टर कर रहे हैं। और इससे एक और बड़ा नाम, बड़ा अच्छा, हमारी बहुत पुरानी होस्ट थी डॉक्टर हुमा मीर साहिबा। जी जी जी, शी इज प्लेइंग माय मदर। ओके। माहा आमिर हैं उसके अंदर, और यासिर हुसैन जो कि एक्टर हैं उसको डायरेक्ट कर रहे हैं। उनका ये डेब्यू डायरेक्टोरियल है, और ये इसकी शूटिंग चल रही है, अभी शूट चल रहा है इसका कराची में, और दिसंबर में हमें ये देखने को मिलेगा। तो ये किसी प्राइवेट टीवी के लिए आप करें? अच्छा। और इसकी कहानी पे मैं ज्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन क्या हमें क्या देखने को मिलेगा उसमें, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होगा उसका? उसका कॉन्सेप्ट ये है, देखिए हमारे जो ड्रामाज हैं वो ज़्यादातर आपको पता है कि वो मैरिटल अफेयर्स के गिर्द घूम रहे होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के गिर्द, या वो सास बहू के गिर्द घूम रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट समथिंग लाइक दैट। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप अपनी ऑडियंस को ये चीज़ दे रहे हैं कि जो कि एक रूटीन से हट के हो, कन्वेंशनल ना हो, तो देन ऑडियंस जो है वो उसको पसंद करती है। हाँ, और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमने देखी हैं अभी करंटली भी। और जैसे परिजाद, जी 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 जी, बड़ा हिट ड्रामा चल रहा है। वो कन्वेंशनल नहीं था, वो डिफरेंट स्टोरी थी। तो हमने भी हमारे जो राइटर और डायरेक्टर हैं उन्होंने भी एक कोशिश की है, तो आई होप कि ऑडियंस को इंशाल्लाह बड़ी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए उस प्रोजेक्ट के हवाले से। मुझे ये बताएं फैसल, क्योंकि मैं खुद भी कराची में रही हूँ,
कराची का एक डिफरेंट ऑरा है, एक कल्चर ही वहाँ पे मुख्तलिफ है। आपको लगता है, क्योंकि हम अगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो पहले कराची है, फिर लाहौर है, और इस्लामाबाद तो शहर ही मुख्तलिफ है ना। यहाँ तो ब्यूरोक्रेसी और ये वो, यहाँ पे जरा डिसेंट स्टफ मैं बोलूँगी, पढ़ा लिखा कुछ इस टाइप का। आई मीन कि यहाँ पर जर्नलिज्म और शहर इक़्तिदार के मामलात, हुकूमतें बनती हैं, बिगड़ती हैं, मिजाज भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, सही है शहर का मिजाज। हाँ, कराची के बाद क्या कहते हैं, आपको लगता है कि लाहौर में भी काम उसी तेजी से चल रहा है, या हमें इस काम को थोड़ा सा एक्सटेंड फैलाना पड़ेगा ताकि बाकी सूबों के शहरों में भी इस चीज़ की मतलब रोजगार का मौके भी मिलें? ठीक है, कुछ आर्टिस्ट हैं यहीं पर और मतलब वो काम करने के लिए फिर रह जाते हैं। देखिए, एक्चुअली आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम इस्लामाबाद, रावलपिंडी। ठीक है, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर, देन आई वेंट टू कराची। ओके। और जहाँ तक बात है इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री अगर आप ये देखें कि हॉलीवुड में भी देखिए तो वो लॉस एंजलिस के अंदर इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं लॉस एंजलिस और वहाँ पे काम करते हैं, और वहीं इंडस्ट्री फ्लरिश करी है। पाकिस्तान के अंदर भी देखिए, अगर आपने अपने आप को इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनाना है, आपको जाना पड़ेगा कराची। ठीक है, ट्रू। और कराची में जो पेस है काम करने की, वो लाहौर में नहीं है, वो इस्लामाबाद में नहीं है। जो वहाँ के स्किल्स है लोगों के पास, जो कैमरामैन्स हैं, जो ENG के लोग हैं, जो स्पॉट के लोग हैं, जो लाइटिंग के लोग हैं, वो एक ड्रिल है पूरी, और वो ड्रिल जो है ना, वो कराची में ही हो सकती है। वो इस्लामाबाद में बहुत टाइम लगेगा अगर हम इंडस्ट्री को बहुत टाइम लगेगा, बहुत एक्सपेंड करें। और पहले आपको पता है जो फिल्म इंडस्ट्री थी वो तो लाहौर में थी ना, तो फिर तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो हमारी इंडस्ट्री जो है वो डाउन हिल की तरफ गई और फिर कराची ने स्टैंड लिया, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इंडस्ट्री कहाँ है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अगर चाहते हैं एक्टर बनना या आप इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप भूल जाए ना, फिर कंफर्ट जोन से निकलें आप, निकलना कि पड़ेगा भाई मुझे घर में मैं बैठे और मुझे फ़ोन आ जाए कि कल आप सेट पे आ जाए। नहीं, यू हैव टू गो, यू हैव टू फॉलो योर ड्रीम्स, यू हैव टू रन फॉर दैट, सैक्रिफाइस करें, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा ये कि ना हम लोग देखते हैं लोग आपके बारे में भी मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि दोस्त हैं आपके बहुत अच्छे, कि एक टाइम था फैसल ने बहुत वेट गेन किया हुआ था और अब माशाल्लाह बड़े फिट नजर आ रहे हैं आप। तो ये जो हम लोग कहते हैं कि अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना, ये तो मैं कहती हूँ खुद से मोहब्बत है एक तो आपकी, ओ ये इश्क है, हाँ, मोहब्बत नहीं, अच्छा इश्क है, मोहब्बत से ऊपर का लेवल है, इश्क है। तो दूसरा ये कि मतलब हम कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन हमें वही बारी आपकी बात है कि कुछ कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर करना पड़ेगा। Exactly. तो इस पे क्या मैसेज, किस तरह से किसी को अगर हमने मोटिवेट करना हो तो करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो वही बात है कि अगर आपने अपने आप को मोटिवेट करना है, तो आप ये देखें कि आपको ज़िंदगी में क्लैरिटी है या नहीं, आप चाहते क्या हैं अपनी ज़िंदगी से। आप आ गए हैं दुनिया में, अब आपको आगे क्या करना है, आप किस लिए जी रहे हैं, पहले तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपको एक्टर बनना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि यार मुझे एक्टर बनना है। अब उस एक्टर बनने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं आपको, और क्या आपको गो थ्रू करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है। ओके, मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं कैमरे पे अच्छा नहीं आता, मुझे अपना वज़न कम करना है, तो आपके पास गोल्स होने चाहिए, आपके पास वीकली गोल्स होने चाहिए, आपके पास मंथली ईयरली गोल्स होने चाहिए। ये इस पे मैं खुद कायल हूँ चीज़। जब आपके पास गोल्स होंगे ना, तब आप मोटिवेटेड रहेंगे, तब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। मेरा वजन बिल्कुल ज़्यादा था, मैं 100 किलो का था। अच्छा। और ये बात है 2018 की, और मैं 100 किलो का था और मैं एक नौकरी कर रहा था इस्लामाबाद में 9 to 5, और मैं इसी तरह हमारा जो PTV है, इसका एक मॉर्निंग शो है जिसका जो कि राइजिंग पाकिस्तान के नाम, PTV होम। तो मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, बचपन से मैं फिल्में देख रहा था और सिनेमा इज़ माई फर्स्ट लव। तो मैं क्या हुआ कि मुझे एक अप्रोच किया गया प्रोड्यूसर ने कि वो भी मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा तुम बहुत फिल्में देखते हो, तो हम एक सेगमेंट करना चाहते हैं जिसमें हम फिल्मों के बारे में बात करें, हॉलीवुड की फिल्मों के। पाकिस्तानी फिल्में तो इतनी बन रही नहीं, तो आर यू अवेलेबल? मैंने कहा जी श्योर, व्हाई नॉट। तो जब मैंने अपने आप को पहली दफ़ा टीवी पे देखा, नेशनल टीवी पे, तो मैं एम्बैरस हुआ अपने आप से कि मैं अपने ऑडियंस को क्या दे रहा हूँ। बाद में फिल्मी उसकी कर रहा हूँ कि वो क्या है कॉन्सेप्ट, और मैं खुद क्या, हाँ, मैं अपनी ऑडियंस को क्या दे रहा हूँ। सो दैट वाज द मोमेंट जब मुझे कन्विक्शन हुई कि मुझे एक्टर बनने की कन्विक्शन तो बहुत पहले से थी। मैंने अपने घर में, असल में मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि एक्टिंग मेरे घर में मैंने देखी। गेस्ट हाउस बन रहा था 1993 में। जी जी जी। तो मेरे घर पे रिहर्सल्स होती थी, बिकॉज माई फादर इज एन एक्टर।
ओके माशाल्लाह। ही इज़ अ जूनियर एक्टर, अभी भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन उस वक्त गेस्ट हाउस में काम करता है। मेरे घर में रिहर्सल होती तो वो मैं देखता था। आई वाज लाइक 5 and 6। तो वहाँ से इंस्पायर हुए आप? वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ। ओके। शाकिर उज़ैर साहब एक बहुत बड़ा नाम है प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का, जो कि पीटीवी के एमडी भी रहे हैं। तो मेरे फादर उनकी बड़ी तारीफ़ करते थे और हर वक्त उनका नाम लिया जाता था। और उनके पास मैं एक दफ़ा पीटीवी पे गया भी एज अ किड वो ड्रामे की शूटिंग देखने, तो वहाँ से मेरे अंदर वो एक्टिंग आई। तो आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम एन एक्टर। लेकिन तो 93 की एज में फैसल के अंदर एक एक्टर ने जन्म ले लिया था, जिसको पॉलिश करते करते आपको 2018 में आपको किक मिली। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँ, देखिए शहजाद शेख हैं जो कि जावेद शेख साहब के बेटे हैं। जावेद शेख साहब एक बहुत बड़ा नाम है। आसिफ रजा मीर साहब एक बहुत बड़ा नाम है। फिर उनके बेटे अहाद आए। तो मैंने सोचा कि मैं भी एक एक्टर का बेटा हूँ, चाहे जूनियर एक्टर। तो मैं जंप करता हूँ इस समंदर में जिसका नाम है हमारी इंडस्ट्री, जो कि है। तो देखता हूँ कि ये इंडस्ट्री मुझे कहाँ लेके जाती है। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके साथ। और इसी से मैं एक अभी हाल ही की मिसाल जोड़ूंगी। हमने देखा माशाल्लाह बाबर आजम को किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। वो लम्हा जब उनके वालिद साहब उन्हें बाइक पे बिठा के लेके जाया करते थे एकेडमी, और आपने कहा कि आपके वालिद साहब भी बेशक ही जूनियर आर्टिस्ट थे, लेकिन मैं बाबा का नाम रोशन करूंगा कुछ बनकर। तो आप जैसे कहते ना, ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में थी फैसल के जहन में। और फैसल ने वो 1993 और फिर 2018 to 2021 अब देखें कि कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है फैसल के अंदर। तो फैसल, इसी के साथ ही मैं आज के प्रोग्राम जो है वो आप ही के मैसेज के साथ अख्ताम पे लेके जाऊंगी। और फैसल शहजाद जैसे हमारे पास यंगस्टर्स मौजूद हैं, एक्टर्स मौजूद हैं, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो कि आपके लिए मोटिवेशनल पार्ट जो है वो अपने किरदार के थ्रू लेकर आती हैं। तो आपने जब कुछ करना है ना, नियत करनी है, कोशिश करनी है, तभी सब कुछ पॉसिबल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।